नहीं रहना, इनको प्रॉब्लम हो रही है तो नहीं, रहने दो, कोई नहीं। आप सभी का स्वागत, जो ऑफलाइन में मेरे साथ बच्चे बैठे हैं उनका भी। और राजस्थान की पॉलिटी और राजस्थान की हिस्ट्री, ये दो सब्जेक्ट मैं आप लोगों से डील करूंगा। अभी क्या है कि अपने सभी जने अलग अलग बैचों के बैठे हैं, तो मैं कुछ ऐसा टॉपिक ले लूं जो आप सभी के लिए काम आए। आप सभी को ऐसा लगे कि आज वाली 2 घंटे की जो क्लास है वो हमारे लिए वर्थ रही, कुछ न कुछ उपयोगी रही, उस तरह से हम लोग लेके चलेंगे। करें स्टार्ट? हो गई बातें? सुनो, ये जो राजस्थान की, मैं आरएस से लगाकर नीचे वाले सारे एग्जामों की बात कर रहा हूं। राजस्थान की पॉलिटी में कौन कौन से टॉपिक आप लोग सिलेबस के रूप में पढ़ते हैं वो सुन लो एक बार फटाफट से। सबसे जो पहला टॉपिक का नाम है उसका नाम होता है राज्यपाल। राज्यपाल को इंग्लिश में कहा जाता है गवर्नर। इसके बाद हम लोग सीएम पढ़ेंगे। सीएम यानी मुख्यमंत्री, और उसके साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, हिंदी में कहते हैं मंत्री परिषद। इसके बाद में हम लोग स्टेट का लेजिस्लेटर पढ़ेंगे, जिसे हम लोग हिंदी में विधानमंडल बोलते हैं। इसको दो अलग अलग सदन है इसके, एक विधान परिषद और एक विधानसभा, ये दो अलग से पढ़ा जाता है। इसके बाद में राजस्थान हाईकोर्ट पढ़ा जाएगा, राज्य का उच्च न्यायालय, राजस्थान का हाईकोर्ट, राजस्थान इसके बाद में एक टॉपिक पढ़ा जाएगा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं इंग्लिश में उसको, हिंदी में कहेंगे हम लोग स्थानीय स्वशासन। आप लोग सरपंच वगैरह की, नगर पालिकाओं की जितनी भी बातें पढ़ोगे ना, वो सारी बातें आप लोगों को इस वाले टॉपिक में पढ़नी पड़ेगी, स्थानीय स्वशासन में। फिर इसके बाद हम लोगों को कुछ कमीशन पढ़ने पड़ते हैं, आयोग पढ़ने पड़ते हैं। उन आयोगों में 2-3 आयोग राजस्थान के हिसाब से ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहां पर फ्रिक्वेंटली एग्जाम में प्रश्न आते हैं। एक तो राजस्थान का ह्यूमन राइट कमीशन, एक आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा राजस्थान के अंदर वुमन कमीशन, महिला आयोग, और एक जिसके ऊपर अभी दाग लगे हुए हैं खूब सारे, आरपीएससी। ये कमीशन आप लोगों को 3 पढ़ने पड़ते हैं। इसके अलावा 2 टॉपिक और भले आप बड़े एग्जामों के हिसाब से और ले लो, बाकी रीट वीट में तो आपके इतने टॉपिक ही हैं। आरएस वगैरह के हिसाब से एक आपको डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना पड़ेगा, जिले का प्रशासन। ये आपकी राजस्थान की पॉलिटी का सारा सिलेबस है, किसी भी राजस्थान के एग्जाम का। राज्यपाल इंग्लिश में गवर्नर कहते हैं, सीएम इसको हिंदी में मुख्यमंत्री बोलेंगे, चीफ मिनिस्टर। मंत्री परिषद का मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री सभी जब मिल जाते हैं ना आपस में, तो उसे मंत्री परिषद के नाम से जानेंगे हम लोग। एक शब्द है विधानमंडल, लेजिस्लेचर, इसके 2 हाउस है, एक विधान परिषद और दूसरा विधानसभा। इसके बाद में राजस्थान हाईकोर्ट यानी राजस्थान उच्च न्यायालय। स्थानीय स्वशासन का मतलब होता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इसके बाद में कुछ कमीशन है, आयोग है, जिसमें आरपीएससी, राजस्थान का मानवाधिकार आयोग, ह्यूमन राइट कमीशन जिसको बोलते हैं हम लोग, महिला आयोग, ये पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को। और एक वो भी आप लोगों के सिलेबस में यदि डालना चाहो तो आरएस के हिसाब से डाल सकते हो। लोकपाल तो भारत के लेवल पे होता है, केंद्र के लेवल पे भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए, और स्टेट के लेवल पे जो होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? लोकायुक्त के नाम से। ये राजस्थान की पॉलिटी का सिलेबस है। अब इनमें से कौन सा टॉपिक ऐसा आपके पसंद का मुझे बता दो जो मैं आप लोगों से डील करूं। 2 घंटे के अंदर लगभग वो टॉपिक हो भी जाए। थोड़ा गहराई मेरी नाप लो आप लोग, वैसे स्टूडेंट को इतना एक दिन में नहीं पता चलता कि मास्टर का गहराई कितना है। मैं तो सीधी सीधी बातें बोल रहा हूं। कौन सा टॉपिक ऐसा आप लोगों को लगे कि सर ये वाला थोड़ा सा हमने कभी पढ़ा नहीं? ये पद वगैरह इनको छोड़ देना, ये क्या है कि इनमें नए नए नाम आते रहते हैं। जहां बेसिक बातें करनी हो
ये वाला ले लें, स्थानीय स्वशासन ले लें। ये थोड़ा सा मतलब कम पढ़ा होता है आप लोगों ने, जहां पे समझ नहीं होती चीजें, गहराई है थोड़ी सी टॉपिक में। ये ले लें। धन्यवाद आप सभी का चयन करने के लिए, क्योंकि मेरा मन भी यही था करवाने का। ये टॉपिक का नाम है स्थानीय स्वशासन या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक, सबसे पहले तो दो फैक्ट आप लोगों को इस नाम से ही प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। स्थानीय स्वशासन वाले इस नाम से ही दो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक तो प्रश्न ये पूछा जाएगा कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं, और दूसरा प्रश्न पूछेंगे स्थानीय स्वशासन किस सूची का विषय है। मुझे कुछ कुछ बातें आप लोग करते जाओ तो मुझे आप लोगों के स्टैंडर्ड का पता चले कि आपको थोड़ी एबीसीडी पता है या बिल्कुल भी मतलब कोरा कागज था ये मन मेरा। बताओ देखें, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसको बोलते हैं? वाई, क्यों? यस, पता तो गलत सही अपनी क्लासों में चलेगा। मैं जब भी पॉलिटी की बातें करता हूं ना, जब भी मैं क्लास में पॉलिटिकल साइंस की बातें करता हूं, तब मैं बच्चों से कहता हूं कि इट्स पार्लियामेंट, ये संसद है। आप लोग मेरे से बातें करो, खुल के बातें करो। कोई कोई मास्टर होता है कि चुप रहो, चुप, मैं कह रहा हूं बोलो 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 बोलो। यस जेंटलमैन प्लीज। इसका टाइम पीरियड कब है रिपन का, मुझे यूं बताओ आप। आर यू श्योर? भाई 1871 तो आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हो, अपने जनगणना हुई थी, लॉर्ड मेयो ने की थी, वो रिपन का समय कहाँ है? यस, लॉर्ड रिपन ने कहां पर किया था प्रेजेंट? कहां से स्टार्ट किया था लॉर्ड रिपन ने? थोड़ा कुछ आइडिया? क्या बनाया था सबसे पहले, स्टार्ट किया क्या था इन्होंने? ठीक है, धन्यवाद। और ये पूछे आपको कि स्थानीय स्वशासन इज द सब्जेक्ट ऑफ विच लिस्ट, कौन सी सूची का विषय है स्थानीय स्वशासन? तो समवर्ती, पक्का या तीर में तुक्का? और कोई? पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ग्रेड वालों के चेहरे देखना चाह रहा हूं मैं। हाँ मैडम। गलत बोला है इन्होंने। सूचियां होती कितनी वो ये बताओ मैडम आप पहले। कौन? मैं जिनसे बात करूं उनसे से। कहां पर लिखा हुआ है ये संविधान में कि 3 सूचियां होती हैं? किस देश के संविधान से लिया है अपन ने कि 3 सूचियां होनी चाहिए? आज की डेट में आपने जो संवर्ती सूची का नाम लिया, इसमें कितने सब्जेक्ट हैं? कोई सब्जेक्ट संवर्ती सूची में होगा, ये बात तय कौन करेगा? अब रहेगा, अब रहेगा। मैंने आपसे वादा किया है, प्रॉमिस, आप सभी मेरे छोटे भाई बहन हो, कुछ बड़े भी हो सकते हो। मैं आपसे वादा करता हूं कि जितनी बातें आप लोग मेरे से पढ़ोगे, हमारी फैकल्टी से पढ़ोगे ना, आपको 70% बातें क्लास में याद करके फिर भेजूंगा मैं, नहीं तो जाने नहीं दूंगा। उस दिन का लंगर हम यहीं लगाएंगे, ठीक है? अब सुनो, अब गांठ बांधना इन बातों को, और यहां सीधा कलेजे में डालना, सीधी कालजे के अंदर, हृदय में डाल देना सीधी जो मैं बोल रहा हूं। सबसे पहला प्रश्न, स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? तो उसको सुनो। एक व्यक्ति है, अमूमन लॉर्ड रिपन कहा करते थे कि मुझे मेरे नाम से नहीं, मुझे मेरे काम से पहचाना जाए। मुझे मेरे नाम से मत पहचानो, मुझे मेरे काम से पहचानो। व्यक्ति का नाम है लॉर्ड रिपन। 4 साल का समय है इसका, 1880 से लगा के 1884, 1880 से लगा के 1884,
ये भारत में गवर्नर जनरल के रूप में काम कर रहे हैं। आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए इस बात की कि 1911 से पहले, 1911 से पहले हमारे यहाँ पे जो भारत में कैपिटल हुआ करती थी अंग्रेजों की, वो कलकत्ता है। तो ये जो लॉर्ड रिपन नाम का आदमी है, इसने कलकत्ता के अंदर 1882 में, 1882 में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बनाए हैं, जिला बोर्ड की स्थापना की है इसने। 4 बातें मैंने आप लोगों को बताई, चारों बातें एकदम सिंपल सिंपल से याद रखनी है। जो व्यक्ति है, आदमी है, उसका नाम है लॉर्ड रिपन। क्या नाम है? लॉर्ड रिपन। क्या नाम है? लॉर्ड रिपन का समय पूछे तो 1880 से 1800। और इस लॉर्ड रिपन ने काम कहां पर किया तो? और इस कलकत्ता में काम कब किया तो? किसकी स्थापना की तो? ये सारे प्रश्न हो गए। व्यक्ति का नाम लॉर्ड रिपन। टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड भी पूछते हैं आजकल एग्जाम में। 4 गवर्नर जनरल दे देंगे, सामने उनके समय दे देंगे, क्रॉस चेक करो। ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं आजकल। तो लॉर्ड रिपन ने काम कब किया? समय 4 साल का, लेकिन काम कब किया तो 1800। किसकी स्थापना की तो? जिला बोर्ड बनाए सबसे पहले। कहां पर बनाए तो? ठीक है, ये पहले प्रश्न का आपका जवाब हो गया कि इस कारण से इसको क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक, फादर कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का लिखना अगर होता आपको तो मैं ऐसे लिखवाता, 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने जिला बोर्ड की स्थापना की थी, इसलिए इसे स्थानीय स्वशासन का जनक या पिता कहा जाता है। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग सारी की सारी आपको यूट्यूब पे मिलेगी, तो आप लोग वहीं से कॉपी करके लिखना। मैं आपको प्रॉपर समझाने की कोशिश करूंगा, आपके जहन में उतरने की कोशिश करूंगा। क्लियर? बात याद रह जाएगी? लॉर्ड रिपन नाम याद रह जाएगा ना? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन क्या नाम है? लॉर्ड रिपन क्या नाम है? समय 1880 से 1800, 1880 से 1800। कलकत्ता में स्थापना की है किसकी? जिला बोर्ड की। किसकी स्थापना हुई है? कब हुई? 1882। समय क्या? 1880 से 1800। व्यक्ति का नाम क्या है? लॉर्ड। स्थानीय शासन का क्या कहलाता है? जनक या पिता, फादर, कुछ भी कह दो। ठीक, अब दूसरा बात सुनो। सूची। सूची का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इसको लिस्ट। आजकल के एग्जाम ऐसे होते हैं प्यारे बच्चों कि आपको जितनी बातें वो फैक्ट याद रखना जरूरी है ना, उसके आसपास की रामायण वो है, वो ज्यादा याद रखनी है, वहां से प्रश्न आएंगे। तो पहली बात तो आप लोग ये जानो कि ये जो लिस्टें हैं ये हैं कहाँ पर। तो हमारा एक संविधान देश को नींद मत लेना मैडम, कोई भी। मैं हाथा जोड़ी करता हूँ आप लोगों के आगे, जिसको किसी को मेरी बातें बोर वोर लगे तो थोड़ा सा पानी वानी पी के एक्टिव महसूस करना कि मास्टर बेचारे की इज्जत रखते हैं। आज तो इतना तैयार होके आया है वो, पिछले 5-7 दिनों से हम लोग तैयार होने का काम ही कर रहे हैं। कभी ये तैयारियां, कभी ये तैयारियां, कभी टाबर आएंगे, बढ़िया लगेगा अपना, है ना। तो आज मेरा लाज रखना थोड़ी आप लोग, ठीक है। सुनो, ये जो लिस्ट है जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं सूची, क्या बोलते हैं? ये सूची भारतीय संविधान, अपने काली किताब बनी हुई है देश को चलाने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। मोटी सी काली किताब है ऐसी, ठीक है। उस संविधान के अंदर अनुसूचियां दी हुई है, ये सूची अलग है। हमारे भारतीय संविधान के अंदर शेड्यूल दिए हुए हैं। शेड्यूल इंग्लिश का शब्द क्या है? शेड्यूल, और हिंदी में उसको बोलते हैं क्या? अनुसूचियां। ये जब 1950 में हमारा संविधान बना, उस समय अनुसूचियां कितनी थी और आज ये बढ़कर कितनी हो गई है? इनमें से मैं एक अनुसूची का नंबर ले रहा हूं, कौन सा? इस 7वीं अनुसूची में कितनी लिस्टें दी हुई, कितनी सूचियां दी हुई? तो याद रखना 3। आपको कोई प्रश्न पूछे कि ये जो संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची का उल्लेख भारतीय संविधान में कहां पर है, तो आंसर आएगा 7वीं अनुसूची में। कहां पर? 7th शेड्यूल में। 7th शेड्यूल में 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियां दी हुई है? तो 3 सूचियां। कितनी? अब सुनो, अब इन 3 सूचियों में जो विषय लिखे हुए हैं उनकी बातें करने से पहले मैं आप लोगों को एक उदाहरण देना चाहता हूं, जिससे आप लोगों को यदि बात पकड़ में आ जाए तो आप लोग आंसर दे देना। प्रश्न क्या है अपना? प्रश्न है अपना, स्थानीय स्वशासन किस सूची में है? यही प्रश्न है। सूचियां कितनी है ये पता चल गया? कितनी है और कौन सी अनुसूची में इन 3 सूचियों का उल्लेख है? तो टोटल अनुसूचियां हैं कितनी? मूल संविधान में कितनी थी? उसके बाद 4 अलग अलग प्रश्न और बनेंगे आपके। क्या बताओ देखें? 8 थी तो 9वीं कब जुड़ी, 10वीं कब जुड़ी, 11वीं कब जुड़ी, और ये 4 प्रश्न पॉलिटिकल वाले बताओ देखें मैडम।
यस, वेरी गुड। कौन सा संविधान संशोधन? देखो आप स्किप तो कर नहीं पाओगे क्योंकि मैं मास्टर हूं, आपको छोड़ने तो एक शब्द भी नहीं दूंगा, बैठे बैठे आराम से बोलो आप। आपने बोल दिया पहला संविधान संशोधन 1951, गुड। आप 10वीं अनुसूची 1985 में जुड़ी है, मुझे बताओ कि कौन सा संविधान संशोधन? वेरी नाइस। कौन सी गवर्नमेंट के द्वारा हुआ? कोई बात नहीं। 11वीं? हाँ बहुत बढ़िया। हाँ, संविधान संशोधन बताओ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। कौन सी गवर्नमेंट के द्वारा हुए ये दोनों? यस यस, पीछे से आवाज आई कहीं से। बहुत बढ़िया। ये जो 52वां संविधान संशोधन है ना, ये राजीव गांधी सरकार है, माइंड में रखना आप लोग। ठीक है, इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी। इंदिरा गांधी की हत्या होने के बाद उनका बेटा राजीव गांधी, दो बेटे इंदिरा गांधी के, बड़ा वाला संजय, छोटा वाला राजीव, तो राजीव गांधी पीएम बना था आपने। राजीव गांधी की सरकार है, माइंड में रखना। कौन सा वाला संविधान संशोधन? कौन से वर्ष में हुआ और कौन सा अनुसूची जोड़ा गया? दल बदल पर रोक लगी। यदि कोई एमपी, यदि कोई एमएलए अपनी पार्टी को छोड़कर किसी और दल में शामिल होगा तो उसकी दल की सदस्यता समाप्त होगी होगी, उसकी सदन की सदस्यता भी अपन क्या कर देंगे? समाप्त। वो एमपी और एमएलए नहीं रहेगा। समझ में आई बात? फिर 11वीं अनुसूची और 12वीं, ये टोटल 12 अनुसूचियां हैं। 8 तो पहले से ही थी, जब 1950 में हमारा संविधान बना तो 8 तो पहले से ही है, इसके बाद में ये 4 जुड़ी है। हमारे संविधान में कुछ भी शब्द लिखना होगा, मैं, आदि, किंतु, परंतु, कॉमा, संविधान संशोधन के बिना कुछ नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज नेसेसरी। संविधान में संशोधन करने के लिए आपको संविधान संशोधन करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये और भी खूब सारी बात है। अभी अपन थोड़ा टॉपिक पे चलते हैं। मैं उदाहरण दे रहा हूं, आप लोग थोड़ा सा उसको रिलेटेड करना। इस प्रश्न का आंसर, इको हो रहा है, थोड़ा कम करो ना आवाज। मेरी आवाज वैसे चली जाएगी इनके पास, ये वाली आवाज कम कर दो। अशोक गहलोत सरकार जब बनी उससे पहले की बात कर रहा हूं। वसुंधरा राजे की सरकार है। वसुंधरा राजे ने जब इलेक्शन हो रहे थे पंचायतों की, ये घोषणा की कि यदि सरपंच बनना है तो आपको 8वीं पास होना जरूरी है, यदि आपको प्रधान बनना है तो आपको 10वीं पास होना जरूरी है। जब वसुंधरा का समय पूरा हुआ और चुनाव होने वाले हैं, ये राजनीतिक पार्टियां घोषणाएं करती है, अपने अपने एजेंडे रखती है जनता के सामने। अशोक गहलोत सरकार ने कहा कि यदि मैं सरकार में आ गया, शैक्षिक योग्यताएं समाप्त कर दूंगा। आपको ऐसा कोई व्यक्ति है ना, तो उसे भी हम लोग जो पहले सरपंच बनाते थे वापस बनाना स्टार्ट कर देंगे। इलेक्शन हुए, अशोक गहलोत की सरकार बनी और अशोक गहलोत ने आते ही शैक्षिक योग्यताएं जो सरपंच बनने के लिए 8वीं पास, प्रधान बनने के लिए 10वीं पास, ये समाप्त कर दी। अब मुझे बता दो, आपको थोड़ा आइडिया लगा हो कि ये जो स्थानीय सरपंच वगैरह ये सब कौन से किस में आते हैं? अब सरपंच के संदर्भ में कानून बनाने का काम यदि राज्य सरकार कर रही है तो आइडिया लगाओ कि कौन सी सूची का विषय है। ठीक है, आप लोग फर्स्ट ग्रेड की तैयारियां कर रहे हो, लेकिन ये प्रश्न मतलब बहुत बेसिक प्रश्न है, आप लोग माइंड में रखना। स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, नॉट अ कॉन्करेंट लिस्ट। संवर्ती सूची का विषय नहीं है, माइंड में डालो, आप लोग याद करो। ठीक है, ये कौन सी सूची का विषय है? राज्य सूची का, माइंड में डालो। कितनी सूचियां होती है? तो 3 सूचियां हैं ये। एक में और थोड़ा सा गहरा बात मैं आप लोगों को और समझाना चाहता हूं। ये जो 3 सूचियां हैं, इनके मायने क्या है, इनके अर्थ क्या है, वो सुनो आप एक बार। 2-1 मिनट में बात खत्म कर दूंगा ये वाली, आगे चलेंगे अपन। संघ सूची का मतलब है कि इस पर कानून केंद्र सरकार बनाएगी। राज्य सूची का मतलब है कि इस पर कानून राज्य सरकार बनाएगी। संवर्ती सूची के जितने भी विषय हैं, इस पर कानून केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर बनाती है। ऐसा ही है, ये तो इतना तो पता होगा आप सभी को। मैं यूं पूछ रहा हूं आपको, केंद्र सरकार अपने विषयों पर अलग कानून बनाती है, राज्य सरकार अपने
विषयों पर अलग कानून बनाती है, इस शासन व्यवस्था को क्या बोलते हैं? जहां केंद्र अपना अलग काम करे, जहां राज्य अपना अलग काम करे, केंद्र और राज्य मिलकर सहसंबंध बनाते हुए आगे काम करे, इस शासन व्यवस्था को किस नाम से जानते हैं? हमारे भारत के अंदर कौन सी शासन व्यवस्था है? डेमोक्रेसी तो मतलब मैडम जनता का, जनता के लिए जनता द्वारा शासन हुआ, लोकतंत्र है वो तो। मैं पॉलिटिकल साइंस वालों से बात कर रहा हूं जो हैं वो, उनसे। और कोई? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ये यूनियन सिस्टम का उदाहरण है, संघीय शासन व्यवस्था का। यूनियन सिस्टम, जिसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? संघीय व्यवस्था। और ये संघीय व्यवस्था हम लोगों ने कहां से ली है? तो कनाडा से, है ना, माइंड में रखना। कभी ऐसे भी प्रश्न आएंगे कि हमारे यहां पर ये जो 3 सूचियां हैं, 3 अलग अलग सूचियां जिसके माध्यम से हमने केंद्र और राज्यों के बीच में सब्जेक्ट बांट दिए, ये किस शासन व्यवस्था की विशेषता है? तो आप लोगों को क्लिक करना है किसके ऊपर? यूनियन सिस्टम पर, संघीय शासन व्यवस्था पर। ये संघीय शासन व्यवस्था का उदाहरण है कि हमारे यहाँ पे केंद्र सरकार अपने काम अलग करेगी और राज्यों की सरकारें अपने अपने काम अलग करेगी। इज इट क्लियर? अब सुनो, अब मैंने केवल आपसे अभी तक 2 बातें की है। कौन कौन सी? इन दोनों के प्रश्न मेरे हिसाब से क्लियर हो गए होंगे कि स्थानीय शासन का जनक कौन और कौन सी सूची का विषय? स्थानीय शासन का जनक किसको बोलते हैं? एक साथ बोलो सभी जने। स्थानीय स्वशासन किस सूची का विषय है? समवर्ती तो नहीं बोलोगे? किसी भी सेमिनार में जाके, अब किसी भी सेमिनार में जाके अगर बोलोगे तो मेरी उस प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा कि ये मास्टर पढ़ाने वाला था। ठीक है, ये इन दोनों के प्रश्न आप लोग गांठ बांध लेना, ऐसे गांठ बांध के जेब में डाल दो कि कभी नहीं बोलूंगा, मर के बोलूंगा। जब मेरे को लास्ट में ले जाया जाएगा अंतिम यात्रा पर, तब तक तो मैं याद रखूंगा ही रखूंगा। अंडरस्टूड? अब देखो, अब आगे चलते हैं अपन। दूसरा बिंदु, स्थानीय स्वशासन के प्रकार कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज 2 टाइप, 2 प्रकार का होता है स्थानीय स्वशासन। एक गांवों में होगा, ग्रामीण स्वशासन, और एक शहरों में होगा, जिसे कहोगे आप अर्बन इंग्लिश में, और हिंदी में कहोगे शहरी स्वशासन। अब इस ग्रामीण स्वशासन को प्यारे बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा में, संविधान की भाषा में पंचायती राज व्यवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश वाले इसको ऐसे ही ध्यान रखना, पंचायती राज सिस्टम, और हिंदी वाले कहते हैं इसको पंचायती राज व्यवस्था। इंग्लिश में शहरी स्वशासन को अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलेंगे, और इसी को संविधान की भाषा में हम लोग बोलते हैं नगर पालिकाएं। और नगर पालिकाओं के लिए इंग्लिश का शब्द है म्युनिसिपैलिटीज। म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है। ये एक दूसरा स्लाइड ये माइंड में डाल, 2 प्रश्न आप पीछे वाले भूलने नहीं है, माइंड में रखना। ऐसा नहीं कि आगे चलो और पीछे वाली रामायण है भूलते चले जाओ, नहीं। पीछे अपन ने एक स्लाइड पे ये बात की है, बस आप यूं ही याद रखो। ये एक प्रश्न हुआ ये अपना, जिसमें अपन को 2 बातें याद रखनी। लॉर्ड रिपन का नाम याद रखना है। लॉर्ड रिपन का समय 1880 से 1884। 1882 में कलकत्ता में जिला बोर्ड की स्थापना, इसलिए उसको फादर या जनक के नाम से जानेंगे। दूसरा, सूचियां 3 होती है, उसका उल्लेख 7वें शेड्यूल में है, 7वीं अनुसूची में है। उसमें भी आपका स्थानीय स्वशासन की सूची का विषय राज्य सूची का। इसका मतलब ये होगा कि इस स्थानीय स्वशासन के जितने भी काम हैं सारे के सारे राज्य सरकारें करेगी, केंद्र सरकार का इसमें कोई भी रोल नहीं है। सारे के सारे काम राज्य सरकार करेगी, केंद्र सरकार का रोल प्ले नहीं होगा इसमें। सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी का इसमें कोई योगदान नहीं है। सरपंच को कैसे बनाना है, कितने साथ बनाना है, अपने शर्मा जी तय करेंगे, भजनलाल जी। मोदी जी का इसमें कोई रोल नहीं है। ठीक, फिर अपन ने बात की स्थानीय स्वशासन कितने प्रकार का है, तो सिंपल सा ध्यान रखना 2, एक गांवों में अलग और शहरों में। गांवों वाले को बोलेंगे ग्रामीण स्वशासन और शहरों वालों को बोलेंगे शहरी स्वशासन। इनको कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा में, संविधान की भाषा में पंचायती राज सिस्टम, और इंग्लिश में इधर कहेंगे म्युनिसिपैलिटीज, और हिंदी में कहेंगे इनको क्या, नगर पालिकाएं। ठीक है, ये 2 बातें बेसिक तो आप लोग माइंड में डालो। अब आगे टॉपिक कैसे स्टार्ट होता है वो थोड़ा सा सुनना। हमारे यहाँ पे एक प्लानिंग कमीशन था, योजना आयोग था, आप लोगों ने नाम सुना है इसका?
प्लानिंग कमीशन हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं योजना आयोग। कब बना था ये? वेरी नाइस। और कब समाप्त हुआ? थोड़ा करेक्ट करो, थोड़ा करेक्ट करो। 15 नहीं तो 16 सही गए। नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले से 2015 में 15 अगस्त को घोषणा की थी, 2014 में 15 अगस्त को, कि हम लोग प्लानिंग कमीशन खत्म कर रहे हैं, योजना आयोग खत्म कर रहे हैं, और इसके आगे जो भी 1 जनवरी आएगी उसको एक नया इंस्टीट्यूशन मार्केट में आया 1 जनवरी 2015 को, इट्स कॉल्ड नीति आयोग। क्या कहलाता है वो? क्या फुल फॉर्म होती है नीति आयोग की, बताओ देखें। एक एक पॉलिटिकल साइंस वाले बोलो, सब्जेक्ट वाले। अरे मैडम यूं मत करो, अभी तो आप कह रहे थे कि मैं केवल सब्जेक्ट ही फर्स्ट ग्रेड ही करूंगी। पहली बात तो ये पता है ना आपको कि नीति आयोग में ये वाली नीति शब्द नहीं है, ये तो पता है आपको। नीति में ये वाला शब्द है NITI, का मतलब होता है नीति। यस मैम, बहुत बढ़िया मैडम। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? हिंदी नहीं पता, कोई बात नहीं। हिंदी में इसका पूरा नाम, फुल फॉर्म यदि लिखना चाहो या माइंड में डालना चाहो तो डालो एक बार। N का मतलब तो अपन सबको पता है, नेशनल। I का मतलब इंडिया कर दे? नहीं करना है। नेशनल बोलो एक बार। इंस्टीट्यूशन, बीच में एक और जोड़ लेना, फॉर। क्या जोड़ोगे? फॉर। T का मतलब ट्रांसफॉर्मिंग। क्या शब्द है? ट्रांसफर होता है ना किसी का, ट्रांसफॉर्मिंग। क्या शब्द है? जितने शब्द इन होठों के टच करोगे ना, अपने इतिहास का नियम है, जो चीजें अधर अधर यानी होठ होठों को छूती है वो मीठी लगती है। स्वाद तब पता चलेगा जो होठों पे टच करोगे उसको। तो ये शब्द भी है, इन शब्दों को अगर होठों के, वो आप गाना सुनते हो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर, वो होठों से किस लिए छू रहे हैं? बिना गुनगुनाए तो अमर नहीं होगा। ये बात अभी अमर करनी है तो होठों से छूनी पड़ेगी। N का मतलब नेशनल, N का मतलब, I का मतलब इंस्टीट्यूशन, I का मतलब बीच में जोड़ना है क्या? T का मतलब ट्रांसफॉर्मिंग, T का मतलब, और I का मतलब इंडिया, I का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हिंदी में राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ठीक है, ये योजना आयोग है, माइंड में रखना, जो समाप्त हो गया। और उस योजना आयोग की जगह लिए वर्तमान में किसने? नीति आयोग ने। मैं बातें कर रहा हूं योजना आयोग से स्टार्ट कर रहा हूं 1950 से। सुनना ध्यान से, टॉपिक पर आ रहे हैं अपन, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी बात सुननी पड़ेगी आपको, तब याद रहेगा वो। नेहरू जी जब हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री हैं, 1950 में नेहरू जी प्रधानमंत्री बने। योजना आयोग के माध्यम से उन्होंने 2 कार्यक्रम चलाए, 2 प्रोग्राम चले। ठीक है, उन प्रोग्रामों के याद, नाम मेंस वगैरह में कभी कोई लिखो तो काम आए, बाकी इनके नाम अभी तो ऐसे पूछे हुए नहीं गए छोटे एग्जामों में। तो 2 कार्यक्रम चले, 1952 और 1953। 1952 में जो कार्यक्रम चला उसका नाम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। 1953 में जो कार्यक्रम चला उसका नाम है राष्ट्रीय सविस्तार सेवा योजना। छोटे एग्जामों वाले केवल भूमिका में याद रख लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट 2 काम कर रही है, 2 कार्यक्रम चला रही है, एक 1952 में, दूसरा 1953 में। बड़े एग्जाम वालों को तो नाम भी याद रखने पड़ेंगे, फर्स्ट ग्रेड वगैरह को। 1952 में कार्यक्रम चला उसका नाम है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। 1953 में जो कार्यक्रम चला उसका नाम है राष्ट्रीय सविस्तार सेवा योजना। ठीक है, इन दोनों कार्यक्रमों का उद्देश्य है किसान तक पहुंचना। सरकार चाह रही है कि येन केन प्रकरण कहां तक पहुंचा जाए? किसानों तक। जो फार्मर है उन फार्मर्स तक कैसे रीच हो हमारी, और फार्मर्स को कैसे
समझाया जाए कि साइंस के तरीकों का यूटिलाइज करके, वैज्ञानिक तरीकों का यूज करके ज्यादा से ज्यादा फसल कैसे पैदा की जाए। खूब सारा पैसा नेहरू जी ने भेजा केंद्र सरकार से, खूब सारा पैसा बहाया गया पानी की तरह, लेकिन रिजल्ट निकला उसका जीरो, पैसा किसानों तक पहुंचा ही नहीं। केंद्र सरकार ने योजना के अंदर खूब धन बहाया, लेकिन जिस आदमी को, लास्ट व्यक्ति को, अंतिम पर्सन को जिसको लाभ पहुंचना था, प्रॉफिट पहुंचना था, उसके पास पैसा पहुंचा नहीं। कार्यक्रम पूर्ण रूप से फेल हो गए। अब क्या होगा? नेहरू सरकार ने इतना बड़ा पैसा खर्च किया, इस पानी की तरह जो पैसा बहाया उसको ऐसे ही जाने देगी? इन कार्यक्रमों की असफलता की जांच करने के लिए कमेटी बनेगी। उस कमेटी का नाम है बलवंत राय मेहता समिति। क्या नाम है? आप लोग रटने वाले सीधे यहीं से रटना स्टार्ट करते हो कि पंचायती राज संस्थाओं में कौन कौन सी कमेटियां इंपॉर्टेंट है, तो लिखो बेटा सबसे पहले प्यारे बच्चों बलवंत राय मेहता समिति। तो बलवंत राय मेहता समिति कब बनी, क्यों बनी, ये आप लोगों को पता होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये बलवंत राय मेहता है कौन, इनके बारे में भी एग्जाम में प्रश्न पूछे हुए हैं। गुजरात का पूर्व मुख्यमंत्री, गांधी जी की विचारधाराओं पर फॉलो करने वाला और गांधी जी का लेफ्ट हैंड, ये दो तीन बातें इसके बारे में याद रखो। गुजरात का रहने वाला है, गुजराती है, गुजराती माइंड में रखना। आप लोग जब राजस्थान की हिस्ट्री वगैरह भी पढ़ के आगे बढ़ोगे तो मेरा विश्वास है ये कि आप लोगों को एक नाम में और रटवा दूंगा। उस व्यक्ति का नाम है बलवंत सिंह मेहता। आप लोग जब मेवाड़ के प्रजामंडल को पढ़ रहे होंगे, मेवाड़ के तरफ से जब आप लोग संविधान सभा में मेंबर्स को भेजोगे, जब आप लोग पंसीड़ा गीत वगैरह गाओगे यहां पे उदयपुर के अंदर, मेवाड़ के अंदर, उस पंसीड़ा गीत के गाने वालों में एक व्यक्ति यहां पर यह भी साथ होगा जिसका नाम है बलवंत सिंह मेहता। क्या नाम है? लेकिन प्यारे बच्चों याद रखना, बलवंत राय मेहता और बलवंत सिंह मेहता बोथ आर डिफरेंट कैरेक्टर, दोनों अलग अलग आदमी है। और एग्जाम हॉल के अंदर हमको नहीं पता चलता कि कौन राय मेहता है और कौन सिंह मेहता है। बलवंत सिंह मेहता जो है ये आप लोगों के यहां का है, मेवाड़ी, उदयपुर का। और जो आप बलवंत राय मेहता है ये गुजराती छे, गुजराती। कौन है ये? याद रखना, ठीक है। तो दो प्रोग्राम चलाए केंद्र सरकार ने 1952 में, 1953 में। उनके नाम याद रहे तो ठीक, नहीं याद रहे तो ठीक, मुझे याद है इसलिए बोल रहा हूं। 1952 सामुदायिक विकास कार्यक्रम, 1953 राष्ट्रीय सविस्तार सेवा योजना। इन दोनों कार्यक्रमों का उद्देश्य है किसान तक पहुंचना, किसानों को वैज्ञानिक तरीकों के माध्यम से उन्नत फसल कैसे उगाई जाए उसके बारे में बताना। लेकिन किसानों को कुछ भी लाभ नहीं हुआ, पैसा व्यर्थ गया। उन कार्यक्रमों की असफलता की जांच करने के लिए नेहरू सरकार के द्वारा जनवरी 1957 में, माइंड में बात नोट कर लो, एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, बलवंत राय मेहता समिति कब बनी? जनवरी 1957 माइंड में रखना, ठीक। जनवरी 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया इन कार्यक्रमों की असफलता की जांच करने के लिए। अब बलवंत राय मेहता समिति काम कर रही है, लगभग 6 महीने काम किया उसने, बलवंत राय मेहता समिति ने। और अगले साल 1958 में मेहता समिति की रिपोर्ट आई और रिपोर्ट में उन्होंने कार्यक्रमों की असफलता का रीजन बताया, जन सहभागिता का अभाव। याद कर लो शब्द को, जन सहभागिता का अभाव, यानी कि जनता साथ में नहीं थी, लोकल कोई टचअप था ही नहीं। मैं अभी केवल ये कर दूं, केवल और केवल बड़े बड़े अखबारों में ऐड दे दूं और एसी लगा के इस वाले ऑफिस के अंदर बैठा रहूं, रोडों के ऊपर, लाइब्रेरियों में आप लोगों तक नहीं पहुंचूं, क्या आप लोग इतने संख्या में जो अभी यहां हॉल में हो, क्या इतने जने होते? नहीं होते। जनता तक जाना पड़ेगा, उस लास्ट आदमी तक पहुंचना पड़ेगा जो वास्तव में जरूरत वाला है। बलवंत राय मेहता कमेटी ने रिकमेंड किया कि जन सहभागिता का अभाव है, इस कारण प्रोग्राम असफल हो गए। लेकिन अब असफलता के निराकरण का उपाय भी बताओ, सरकार कह रही है बलवंत राय मेहता कमेटी से। अब इसने सुझाव दिया और सुझाव का नाम है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। क्या नाम है? इंग्लिश वाले याद रखना, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं इसको लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। क्या मतलब हुआ विकेंद्रीकरण का?
बहुत बढ़िया, शानदार। किसी एक व्यक्ति के अंदर यदि जब शक्ति हो तो इट्स कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण। जिले के अंदर कलेक्टर के हाथ में अलग पावर है, एसडीएम के हाथ में अलग पावर है, तहसीलदार के हाथ में अलग पावर है, पटवारी के हाथ में अलग पावर है, सचिव के हाथ में अलग पावर है। इट्स कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। ये शक्तियों का विभाजन है, केंद्रीकरण नहीं है। केंद्रीकरण का मतलब होता है शक्तियां एक में आना, और विकेंद्रीकरण का मतलब है शक्तियों का अलग अलग भागों में क्या होना। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया, और जो रीजन बताया था वो ये बताइए। दो शब्द आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे, मेंस वगैरह लिख रहे हो तो। बलवंत राय मेहता समिति ने कार्यक्रमों की असफलता का कारण क्या बताया? जन सहभागिता का अभाव। कारण क्या बताया? और इसके निराकरण के लिए, इसको दूर करने के लिए किसका सुझाव दिया? इसलिए प्यारे बच्चों याद रखना, इस लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक किसको कहा जाता है? तो भी उसमें नाम आएगा बलवंत राय मेहता। क्या नाम आएगा? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक बलवंत राय मेहता। और स्थानीय स्वशासन का जनक पूछे तो लॉर्ड रिपन। क्या नाम है? माइंड में रखना, ठीक। अब यही जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है, यही बलवंत राय मेहता कह रहा है कि कितने स्तर में लागू करो? 3 स्तर में, त्रिस्तरीय विकेंद्रीकरण की बात की। कितने स्तरीय विकेंद्रीकरण की बात की है? और त्रिस्तरीय में पहला स्तर जो होता है उसका नाम है जिला स्तर, डिस्ट्रिक्ट लेवल। दूसरा जो होगा उसका नाम है ब्लॉक स्तर, जिसको आप खंड स्तर बोलते हो। और तीसरा गांव का स्तर, जिसको आप लोग किस नाम से जानते हो? ग्राम स्तर के नाम से। ये तीनों का जो पूरा का पूरा है, इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? पंचायती राज सिस्टम के नाम से जानते हैं। पता चल रहा है कि मैं आप लोगों से क्या बातें कर रहा हूं? आप लोगों को कंटेंट के अंदर जुड़ाव महसूस हो रहा है कि हम लोग अलग से कोई भी टॉपिक नहीं उठा रहे, आगे से आगे बात आगे चला रहे हैं। पता चल रहा है आपको, है ना? थोड़ा सा यदि आप लोगों का सब्जेक्ट पहले से पढ़ा हुआ है, यदि आप लोग थोड़ा बहुत 19-20 थोड़ा कुछ जानते हैं, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को मेरी बातें दिल को छू रही होगी। और यदि बिल्कुल भी फ्रेशर हैं तो आप लोगों को लग रहा होगा कि समोसे कब आएंगे। आज व्रत है। आप लोगों ने आ रहा है समझ? आगे चलूं, है ना? जब इतनी बातों में से मतलब फैक्ट याद कौन कौन से रखने हैं वो थोड़ा सा सुन लो। थोड़ा और बांधता हूं मैं आपको, अभी और बंधेंगे अपन। अभी तो ऊपर ऊपर से स्टार्ट किया है, अभी जो जो अपन गहराई में जाएंगे, जो जो आप लोग जुड़ोगे मेरे से, सुनना। ये आप लोगों के टॉपिक का नाम, स्टार्टिंग में कितने प्रश्न पढ़े अपन ने? सबसे पहले कौन है जनक? टाइम पीरियड उसका? कलकत्ता में जिला बोर्ड की स्थापना कब की? कौन सी सूची का विषय? स्थानीय स्वशासन। टोटल सूचियां होती कितनी है? कौन कौन सी? संघ राज्य संवर्ती, ऐसे याद रखो। संघ राज्य संवर्ती कौन कौन सी? संघ राज्य संवर्ती कौन कौन सी? और ये 3 सूचियां कौन सी अनुसूची में उल्लेखित है? टोटल अनुसूचियां कितनी है? मूल संविधान में कितनी थी? माइंड में रखना, ठीक है। और फिर हम लोगों ने बातें स्टार्ट की यहां से कि स्थानीय स्वशासन कितने प्रकार का है? तो एक गांवों में और दूसरा, रटना है ही नहीं आप लोगों को, बातें करो अपने आप से। जब भी घर पे जाके पढ़ोगे ना तो उसको रजिस्टर से बातें करनी है आपको। वो मनन सब सुना हमने, मनन, वो मनन करना है, मन के अंदर बोलना है। पड़ोसी को लगे कि क्या ऐसे कर रहा है, ऐसे पढ़ना है आपको, तब मजा आएगा आपको पढ़ने में। स्थानीय स्वशासन कितने प्रकार का? तो एक गांवों में और दूसरा ग्रामीण स्वशासन को संविधान की भाषा में, और शहरी स्वशासन को संविधान की भाषा में, ठीक है। ये मोटा मोटा माइंड में रखना। अब हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। उसके लिए हम लोगों ने ये यहां से स्टार्ट किया कि योजना आयोग ने 2 कार्यक्रम चलाए। योजना आयोग ने 2 कार्यक्रम कब कब चलाए? तो 1952 में और 1900। ये जो योजना आयोग क्या है ये पता तो है ना आपको? अपने यहाँ पे पहले 5 वर्षीय योजनाएं बनती थी, आपको बताओ तो 5-5 साल वाली कितनी बनी टोटल? पॉलिटिकल वाला 12 सही आंसर। अरे ऐसे कैसे मैडम? 12 है टोटल, 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं अपने भारत में। लास्ट 2000 कब समाप्त हुई?
12वीं कब समाप्त हुई? 2012 से 2017 में समाप्त हुई है। 2012 में स्टार्ट हुई है और 2017 तक चले हैं अपन 12वीं पंचवर्षीय योजना। उसके बाद अपन ने, नरेंद्र मोदी थोड़े से नवाचार में ज्यादा बिलीव करते हैं। वो चाह रहे हैं कि 5-5 साल का कोई फंडा नहीं बनाना, अपन को एजेंडा 3-3 साल का बनेगा। अभी कितने कितने साल की योजना चल रही है? 3-3 साल की चल रही है। अभी 5 वाला अपने रामायण खत्म कर दी। ठीक है, तो माइंड में रखना प्लानिंग कमीशन, इंग्लिश का शब्द है क्या? प्लानिंग कमीशन। हिंदी में बोलते हैं योजना आयोग। क्या बोलते हैं? वो समाप्त हो गया, उसका स्थान लिया वर्तमान में नीति आयोग ने। किसने लिया? नीति आयोग को इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या शब्द है? सभी बोलो, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या शब्द है? हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। क्या शब्द है? उस योजना आयोग ने कितने कार्यक्रम चलाए? दोनों कार्यक्रम क्या हो गए? फेल। ठीक, कोई किसान तक पहुंचे ही नहीं, पैसा ऐसे ही वेस्ट गया। अब इन दोनों कार्यक्रमों की असफलता की जांच करने के लिए कौन सी कमेटी बनेगी? बलवंत राय मेहता कहां के हैं? तो अपने यहां का भी एक व्यक्ति है, उसका नाम क्या है? आप लोग जब राजस्थान के अंदर प्रजामंडल पढ़ोगे तभी पढ़ने में आएगा, राजस्थान का एकीकरण पढ़ोगे तभी पढ़ने में आएगा। और प्यारे बच्चों, आप लोग जब बिजोलिया वाला किसान आंदोलन पढ़ने जाओगे ना, तभी इस आदमी का नाम लेंगे, आपके पूर्वज का नाम लेंगे अपन। ठीक है, बलवंत सिंह मेहता। क्या नाम है? और उन्हीं बलवंत सिंह मेहता के परिवार वालों का एक व्यक्ति है जिसका नाम है मोहन सिंह मेहता। क्या नाम है? आप लोग जो फतेहपुरा से देवली वाली रोड का नाम है मोहन सिंह मेहता मार्ग, पटना जाके रोड पे देखना। हाँ, ये पूरा उन मोहन सिंह मेहता का ही है, पूरा यूं समझो उन्हीं की देन है। माइंड में रखना, वो बलवंत सिंह मेहता। अंडरस्टूड? अब देखो, ये जो कमेटी है उसका नाम है बलवंत राय मेहता। क्या नाम है? बलवंत राय मेहता कमेटी के प्रश्न कौन कौन से वो सुनो। एक तो प्रश्न है कि बलवंत राय मेहता समिति कब बनी, तो याद रख लेना सीधा सीधा जनवरी 1957। दूसरा प्रश्न होगा कि कौन सी सरकार द्वारा बनी, तो आंसर आएगा नेहरू सरकार। कौन सी सरकार? और बलवंत राय मेहता समिति को किसका जनक कहा जाता है? बलवंत राय मेहता को तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। किसका जनक कहा जाएगा? और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कितने स्तरीय ढांचा बताया? त्रिस्तरीय ढांचा बताने के कारण इनको पंचायती राज संस्थाओं का वास्तुकार कहते हैं। पंचायती राज संस्थाओं का वास्तुकार या शिल्पी, वास्तुकार या शिल्पी, वास्तुकार या शिल्पी कहा जाता है इनको, पंचायती राज संस्थाओं का। आर्किटेक्ट इंग्लिश का शब्द है क्या? अपन ये घर बनाते हैं, नक्शा बनाते हैं ना, मैप, उसको आर्किटेक्ट बोलते हैं ना, वही वाला। शिल्पी या वास्तुकार, शिल्पी या, ये 3 स्तर बताए थे इस कारण से। कौन कौन से 3 स्तर थे? ठीक है, अब थोड़ा सा मुझे और आगे चलने दो। बोर तो नहीं हो रहे हो? है ना? सुनना, थोड़ा सा और हिम्मत रखो। मैं घंटे भर का प्लान करके आया था आपसे, 12-12 आपको थोड़ा समय फ्री कर दूंगा। फिर और महारथी आएंगे, वो आप लोगों से बातें करेंगे। आप लोग सोच रहे हो कि कितना पकाओगे, मतलब पढ़ना पड़ेगा यार। टू बी वेरी फ्रैंक, यदि नौकरियां लेनी है ना, तो अपन को दूसरा कोई ऑप्शन, वी शुड हैव नो ऑप्शन। केवल एक ही ऑप्शन है अपने पास, केवल पढ़ना। केवल लिख लिख के पढ़ना, बार बार याद कर करके पढ़ना, केवल पढ़ना, केवल पढ़ना, है ना। दूसरा कोई मेरे पास वो नहीं है कि मैं आपको ऐसे कर दूंगा, न ऐसे कर दूंगा, न यूं कर दूंगा, सब बेकार की बातें। मैं बातें करूंगा, आपके जहन तक उतरेगी, आप थोड़ा सा उस पर समझ पैदा करोगे, आप लोग असहज महसूस बिल्कुल नहीं करोगे, और घर पे जाके उसको शॉर्ट नोट्स करोगे। मैं लास्ट में और थोड़ा 5 मिनट बात करूंगा, अभी टॉपिक भी बात कर लेते हैं अपन। ठीक है, सुनो। अब 1957 में जो बलवंत राय मेहता कमेटी बनी थी, 3 स्तरीय ढांचा बताया था, ये 3 स्तरीय ढांचा को लागू करना पड़ेगा। और लागू करने के लिए सौभाग्य है हमारा कि कौन से राज्य को चुना गया पूरे भारत में से, और राजस्थान के अंदर कौन से डिस्ट्रिक्ट को चुना गया, और नागौर के अंदर कौन सी जगह को चुना गया। गांव का नाम है बगदरी। क्या नाम है? सौभाग्यशाली हैं अपन राजस्थान वाले, यूं मान के चलो आप कि इतने राज्य थे उस समय। कितने राज्य थे? भारत आजाद हुआ तब कितने राज्य थे? पॉलिटिकल साइंस वालों, अब नहीं पूछूंगा आपसे। जब भारत आजाद हुआ तब कितने राज्य थे? 1950 में राज्य कितने थे अपने यहाँ पे?
शायद 26। दर्द का प्रश्न है ये। मेरे को तो यूं था कि मतलब उदयपुर में थोड़े मुझे अच्छे बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे मिलेंगे। जब जब किसी ने किसी से उम्मीद की है तो उसे दुख के अलावा कुछ भी प्राप्त। 14+6, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। जब अपन आजाद हुए, भारत बना, अपना भारत बना 1950 में, तो हमारे यहाँ पे 14 राज्य थे और 14 के आज की डेट में अपन जस्ट दुगने हो गए, जस्ट डबल हो गए। आज की डेट में 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? माइंड में रखना। अब देखो केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं आज की डेट में? पता है ना? वो तो 9 से 1 कम हुआ था, पता होगा सबको, ठीक है? हैं? अब देखो, अब यहाँ पे 3-4 प्रश्न फैक्ट हैं, वो थोड़े से आप लोग माइंड में रखना। एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि जब राजस्थान में उद्घाटन हुआ नागौर के बगदरी गांव में, उस समय अपने राजस्थान के राज्यपाल कौन है? एक राजस्थान, बहुत बढ़िया। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? उस समय राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है? अब ये आपको पता नहीं होगा, ढंग का प्रश्न आया तो आप चुप हो गए। और एक प्रश्न ये बताओ कि उस समय जब किसी डिस्ट्रिक्ट में स्थापना हुई तो पहला जिला प्रमुख किसको बनाया गया? ये 4 प्रश्न आप लोगों को माइंड में डालने पड़ेंगे। ये 2 प्रश्न तो आपको मुख जबानी याद होंगे। राजस्थान के अंदर जब ये स्थापना हो रही है तो ये डेट कौन सी है? पहले तो ये डेट बता दो। बहुत बढ़िया, 2 अक्टूबर। आगे वर्ष कौन सा है? 1950। बताओ। ये 2 अक्टूबर 1959 के दिन। 2 अक्टूबर ही क्यों चुना? तो गांधी जी का और स्थानीय स्वशासन का क्या लेना देना? एक सेकंड, हाँ। भाई भारत का विकास करना है तो गांवों का विकास करना पड़ेगा अपन को, यही कहना चाह रहे हो? अच्छा, उससे क्या हुआ? हम्म हम्म। मैं एक प्रश्न आपसे और पूछना चाहूंगा कि जब संविधान हमारा बन रहा था ना, सभी से मैं बात कर रहा हूं, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हो रहा था, जब हमारा संविधान बन रहा था, तब इस स्थानीय स्वशासन को अनिवार्य विषय बनाने की बातें चली। तो स्थानीय स्वशासन अभी के अभी लागू कर दो, 1950 में ही इसको लागू कर दो। अंबेडकर साहब इसके विरोधी हैं। अंबेडकर साहब कह रहे हैं कि नहीं, मत करो अभी लागू। अभी स्थानीय स्वशासन को लागू करने का उचित समय। गांधी अड़ा हुआ है कि नहीं नहीं, करो ही करो। कैसे नहीं करोगे? करना ही पड़ेगा। अधिकांश 70% जो भारत है वो गांवों में विकास निवास करता है। यदि गांवों का विकास नहीं होगा तो भारत का विकास कैसे होगा? अब इन दोनों के बीच में सुलह कौन करवा रहा है? पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट वाले थोड़ा ध्यान देना यहां पे मेरी बातों पे। एक तरफ गांधी स्थानीय स्वशासन के पक्ष में है, दूसरी तरफ अंबेडकर स्थानीय स्वशासन के विपक्ष में है, विरोध में है। नहीं लागू करना है, सरपंच वगैरह नहीं बनाने, प्रधान वगैरह शहर के अंदर नगर पालिकाएं नहीं बनानी, विकेंद्रीकरण नहीं करना। ये विपक्ष में है, ये पक्ष में। इन दोनों के बीच में सुलझारा करवाएगा एक व्यक्ति। इस व्यक्ति का नाम है के संथानम। सुना है आप लोगों ने? पॉलिटिकल वाला नाम सुना है? कहां पे सुना है? नहीं नहीं, मतलब किस टॉपिक के संदर्भ में? यहीं पे आरएस वाला? कब बनी? हमारे यहाँ पे 2 संस्थाएं हैं, आप लोगों को पता हो तो। हाँ हाँ, बताओ। आरएस वाले बताना हो तो मुझे अच्छा लगेगा। ये 2 संस्थाएं हैं हमारे यहाँ पे, सीबीआई और सीवीसी।
सीबीआई का मतलब सबको पता है, और सीवीसी का मतलब यस, कमिटी, कमीशन हिंदी में। नहीं नहीं, पूरा नाम। यस, ये दोनों पैदाइश है 1964 की, 1964 की। सीबीआई का मतलब अन्वेषण ब्यूरो, और सीवीसी का मतलब होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। क्या शब्द है? केंद्रीय सतर्कता आयोग। क्या शब्द है? ये दोनों हमारे यहाँ पे कोई भी चीज को खोजने के लिए, जांचने के लिए, गड़े हुए अगर कोई मुर्दे हो तो उनको उखाड़ने के लिए ये काम करती है दोनों संस्थाएं। इन दोनों संस्थाओं का गठन प्यारे बच्चों के संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर हुआ है। माइंड में रखना आप लोग, के संथानम कमेटी बनी थी 1963 में, उसकी रिकमेंडेशन के आधार पर ये दोनों संस्थाएं बनी है। मार्केट में ये संस्थाओं का गठन किसकी समिति के आधार पर हुआ? ये प्रश्न बार बार पूछे तो उसमें आंसर आना आएगा कौन सा? के संथानम कमेटी। माइंड में रखना। अब के संथानम साहब यहां पर भी सुलह करवाने का काम कर रहे हैं इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में विरोध किस बात का है वो पता चला पहले आपको? गांधी चाह रहा है कि स्थानीय स्वशासन को अभी के अभी लागू कर दो। अभी का मतलब कब? 1950 में, संविधान में ही। लेकिन नेहरू जी कह रहे हैं कि नहीं, अभी लागू मत करो। मुझे एक बात जाननी है पॉलिटिकल साइंस वालों से कि ये जो अंबेडकर साहब हैं ये विरोध में क्यों है स्थानीय स्वशासन को लागू करने के? अंबेडकर साहब क्यों अगेंस्ट में है कि स्थानीय स्वशासन अभी लागू मत करो? क्यों कह रहे हैं ऐसा? उनका क्या विचार था? वो क्या सोच रहे थे? समथिंग आइडिया? कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप लोग पहुंच पाओ पास तक तो। मैं आप लोगों को पास ले जाने की कोशिश करता हूं, आप सोचना। आप लोगों ने अखबारों के अंदर ये सब सुना है क्या कभी? अखबारों के अंदर, हिंदी अखबार पढ़ने वाले लड़के लड़कियां, ये सब कभी सुना है आप लोगों ने? सरपंच पति, क्या मीन होता है इसका? एक जना बोलो, एक जना। हाँ, ये सब बातें आप कौन से समय की कर रहे हो? आप 2024 में भी मैडम कह रहे हैं कि वो पढ़ी हुई नहीं होगी, वो काम नहीं कर पाएगी, उनको फैमिली अलाउ नहीं करेगी। मुझे बताओ, अंबेडकर पूछ रहा है पूरी भारत की जनता से, क्या 1950 में संभव होता है ऐसा? यदि 1950 में अपन स्थानीय स्वशासन को लागू करते, क्या कोई महिला का जनप्रतिनिधि के रूप में आना, चुनना, मीटिंगों में बैठना संभव होता क्या? आज भी आप लोग कह रहे हो कि सरपंच पति काम करेगा हमारे यहां पे, 1950 में कैसे करेगा? अंबेडकर साहब कह रहे हैं कि यदि 1950 में ही हम लोग स्थानीय स्वशासन को लागू कर लेंगे तो समाज में पुरुषवादी ढांचा बन जाएगा। समाज के अंदर केवल और केवल जो उच्च वर्ग के लोग हैं, समाज के अंदर केवल जो जमींदार वर्ग के लोग हैं, वही सरपंच प्रधान वगैरह, निम्न वर्ग के व्यक्ति को कोई नंबर भी आने नहीं देगा। इस प्रकार से अंबेडकर साहब ने विरोध किया कि नहीं, अभी समय नहीं है, अभी आप लोग पहले जनता को एजुकेट करो, जनता का जो इनको रोटी दो पहले, इनको रोजगार दो पहले, इनकी भूख मिटाओ पहले, बाद में इनके लिए आप स्थानीय स्वशासन की बातें करना। इसलिए अंबेडकर साहब उसके विरोध में हैं। माइंड में रखना, ठीक है? कभी इंटरव्यू वगैरह में बैठे हो तो आप लोगों से ऐसे क्रॉस क्वेश्चन किए जा सकते हैं कि अंबेडकर साहब स्थानीय स्वशासन को लागू करने के पक्ष में क्यों नहीं थे, क्या रीजन थे उसके पीछे? तो उनका रीजन ये था कि उस समय भारत की जनता एजुकेट नहीं है। उस समय भारत की जनता के सामने सबसे बड़ा प्रश्न है गरीबी का, बेरोजगारी का, भूख मिटाने का, भूखमरी का। उसको मिटाने के बाद ही ये एजुकेशन की बातें करने के बाद ही ये सब स्थानीय स्वशासन की बातें होगी। ठीक है, माइंड में रखना। अब देखो,
महिलाएं हमारी माताएं हैं, महिलाएं हमारी बहनें हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अपन को महिलाओं को आगे ले जाएंगे, तभी अपन उनके पीछे पीछे आएंगे। ये राजनीति में अपन बाद में करेंगे बात, है ना। इतना विरोध कैसे आपके मन में? कोई गहरी चोट लगी दिखे। लास्ट बात और 5 मिनट कर लेता हूं, कंक्लूज करके आप लोगों को फ्री करता हूं। मैं अगले सर आएंगे, उनसे बात करना। आप सुनो, अब क्या हुआ। 1959 वाले ये 3-4 फैक्ट मैं बता रहा था आपको, उनको जल्दी जल्दी से सुन लो आप लोग, याद रखना। 1959 2 अक्टूबर की डेट याद रखना। गांधी जी को याद करने के लिए, गांधी जी पक्ष में थे इसलिए उनकी तिथि को स्मरण करने के लिए हम लोगों ने 2 अक्टूबर की डेट चुनी। वर्ष 1959 है। नागौर के अंदर जगह का नाम है बगदरी, और वहां पे पंचायती राज संस्थाओं का उद्घाटन हो गया है, बगदरी। ठीक है, अब देखो ये 4 प्रश्न याद रखना। उस समय राजस्थान के राज्यपाल कौन, राजस्थान के सीएम कौन, ये तो आप लोगों को याद है, गुरुमुखनियाल सिंह, और मुख्यमंत्री का नाम मोहनलाल सुखाड़िया। उस समय राजस्थान के मुख्य सचिव कौन, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है, उनका नाम है भगवत सिंह। भगवत सिंह, क्या नाम है? पूरा नाम है भगवत सिंह मेहता। क्या नाम है इनका भी? और उस समय किसको जिला प्रमुख बनाया गया नागौर का? तो एक व्यक्ति का नाम आएगा चौधरी लिखमा राम। क्या नाम आएगा? ये भारत का पहला जिला प्रमुख है, चौधरी लिखमा राम, ये नागौर के जिला प्रमुख बने। और फैक्ट यदि आप लोग याद करने में इंटरेस्टेड हो तो ये फैक्ट याद कर सकते हो कि भारत का पहला जिला प्रमुख कौन, तो उसमें नाम आएगा किसका? चौधरी लिखमा राम का। ठीक है, ये यहां से राजस्थान के अंदर सबसे पहले शुभारंभ हो गया है पंचायती राज संस्थाओं का। अब आपको एक प्रश्न और पूछेंगे कि पंचायती राज संस्थाओं को अपनाने वाला पहला राज्य तो अपन थे, राजस्थान। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने वाला पहला राज्य कौन सा? बहुत बढ़िया। कब हुए चुनाव? आंध्र प्रदेश में कब हुए चुनाव? कोई बात नहीं, आंध्र प्रदेश सही आंसर है आपका। और चुनाव हुए यहां पे 11 अक्टूबर 1959। कौन सी तारीख को? 11 अक्टूबर 1959 को इलेक्शन हुए आंध्र प्रदेश में। 2 प्रश्न याद रखना। पंचायती राज संस्थाओं को अपनाने वाला पहला राज्य राजस्थान, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। अपनाया कब हमने, तो डेट आएगी कौन सा? अक्टूबर। और आंध्र प्रदेश में चुनाव कब हुए, तो डेट आएगी कौन सा? अब इसके साथ तीसरा प्रश्न एक और याद रखो आप लोग। फिर सर राजस्थान में चुनाव कब हुए पहली बार, वो तो बताओ। तब राजस्थान में चुनाव कब हुए, तो तीसरा उसमें वर्ष ही सीधा याद रख लेना, अगला वर्ष 1960 में। और यहां पर एक बहुत अच्छा प्रश्न, 1960 में जब राजस्थान में इलेक्शन हुए तो कोटा के अंदर मेरे नाम की एक महिला है ना, नाम याद रखना, श्रीमती नगेंद्र बाला। मैं नाम लिखता हूं नगेंद्र सिंह भाटी, सॉरी। और इन मैडम का नाम है श्रीमती नगेंद्र बाला। ये भारत की पहली महिला जिला प्रमुख, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ। भारत की पहली महिला जिला प्रमुख हम लोगों ने दी, राजस्थान वालों ने दी। और कहां से चुनकर आई वो? कोटा से। और क्या नाम है? तो याद रख लेना कि सर का नाम है ना। सर का नाम क्या है तो आप लोगों को पता चल जाएगा थोड़े दिनों में। श्रीमती नगेंद्र बाला महिला है और जो कोटा से थी, जिला प्रमुख है, भारत की पहली, माइंड में रखना। ठीक है, अब देखो ये शॉर्ट में बातें, ये और बातें करूं आपसे या बहुत है आज इतना है? मैं तो अगले 10 घंटे लगातार ले सकता हूं, इतना पोटेंशियल है। आई है, मैं लगभग ये वाला टॉपिक 7 से 8 घंटों में पूरा करवाता हूं। कितने घंटों में? 7 से 8 घंटों में। और आप यदि अपन ऐसा कुछ हुआ, मेरा मन हुआ, तो मैं लगभग शाम को 6-1 बजे लाइव आ जाऊंगा और रात को 12-1 बजे तक लगातार अपन 6-7 घंटे ये टॉपिक पढ़ के पूरा कर लेंगे। मेरे को इस वाले टॉपिक के लगभग 32 पेज हैं। मैं एक शब्द भी ऊपर नीचे नहीं करूंगा, डायरेक्ट बोल सकता हूं मैं। 32 पेज हैं इस टॉपिक के अंदर। मुझे एग्जैक्ट उसका एक एक वर्ड मतलब
मैं आंख बंद करके रात को 12 बजे उठा के मुझे यूं पूछो ना, तो भी मैं 12 बजे वो शब्द उठाना बोलना स्टार्ट कर दूंगा। एक भी शब्द क्रम नहीं बिगड़ेगा और 32 के 32 पेज बोलूंगा, क्योंकि ये टॉपिक मैंने कम से कम 100 से ज्यादा बार पढ़ा दिया। कितने से ज्यादा बार? 100 से ज्यादा बार। मेरी बात का विश्वास करो, थोड़ा थोड़ा, मैं गप्पे मारने नहीं आया हूं यहां पे। मैंने लगभग 100 से ज्यादा बार ये टॉपिक पढ़ा दिया है, इसलिए ऐसा मुख जुबानी फ्रिक्वेंट हो गया है वो। आप लोग भी प्यारे बच्चों, यदि 4 या 5 बार ऐसे लिख के और बढ़िया शॉर्ट थोड़ा सा नोट्स करके यदि कर लोगे ना, तो आपके एग्जाम के अंदर इस वाले टॉपिक से केवल कितना प्रश्न आएगा? एक। पूरी राजस्थान की पॉलिटी में आरएस वाले एग्जाम के अंदर 12 से 13 प्रश्न आते हैं। टोटल पॉलिटी से 17 या 18 प्रश्न, जिसमें अकेला राजस्थान 12 या 13 प्रश्न कवर करेगा, जो अभी अपन ने टॉपिक लिखे थे वो। ठीक है, और मैं बताऊंगा आप लोगों को बातें। मुझे कुछ कुछ चेहरों पर लग रहा है कि मैं इनके साथ थोड़ा न्याय कम कर रहा हूं। कोई चेहरे मतलब यूं स्टैंड लगा के बैठे हैं ना ये स्टैंड लगाना मुझे थोड़ा कम अच्छा लगता है। तो स्टैंड अपन कब लगाते, कोई चीज नीचे गिर जाए यूं, तब अपन उसको लगाते यहाँ पे क्या, स्टैंड। तो स्टैंड थोड़ा मत लगाना। अभी तो मेरा डांटने का नहीं है, आप लोग यहाँ पे एडमिशन वगैरह ले लोगे तब मैं डांटने का अधिकारी आऊँगा। अभी आप गेस्ट हैं हमारे, मैं आप लोगों के उदयपुर में आया हूँ क्लास लेने के लिए, आप लोगों से बातें करने के लिए। और मैं उम्मीद करूँगा कि मैंने जो भी यदि 2-3 बातें भी आप तक पहुँचाई है, कोशिश मेरी आगे वाले क्लासों में हमेशा रहेगी कि मैं आप लोगों से सारगर्भित बातें करूँ, टू बी कंटेंट बातें करूँ। लाग लपेट नहीं है हम लोगों के पास में। और आप भी बाकी वाली फैकल्टियों से मिलना। आपको जो भी किसी भी कोर्स वगैरह के बारे में आप लोगों को बात करनी हो तो हमारी ऑफिस में मैं ही बैठूंगा। सब कुछ हम करने वाले हम ही। हमारे पास ऐसा कोई वो नहीं है कि हमारी मैनेजमेंट की टीम अलग है और पढ़ाने वाली टीम अलग है और सब कुछ। हम कल झाड़ू पोछे कर रहे थे यहाँ पे, समझ रहे हो ना। हम बहुत ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए हैं और आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि बढ़िया पढ़ाएंगे। मेहनत करवाने की गारंटी मेरी। और आगे तो देवी के हाथ में है। आज जगदम्बा का पवित्र दिन है और हमारे जैसलमेर के अंदर तनोट माता को इष्ट मानते हैं हम लोग, माता रानी भटियाणी को इष्ट मानते हैं हम लोग। उनके आशीर्वाद से यदि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए और आप लोगों की मेहनत रंग लाए और मैं उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, मैं इसलिए आप लोगों के यहाँ मेवाड़ में हूँ। ठीक है, आपके कोई प्रश्न इस संस्थान के संदर्भ में, मेरे व्यक्तिगत संदर्भ में, या कौन कैसे क्या पढ़ाएगा, ऐसे कुछ प्रश्न आप लोगों के हो तो मुझे कर लो, नहीं तो फिर अगली फैकल्टी आएगी वो आप लोगों से बातें करेगी टॉपिक के बारे में। हमारे पीछे जो संस्थान चल रहे हैं, जोधपुर में भी चल रहा है हमारा सर्वोदय और डूंगरपुर में भी चल रहा है हमारा सर्वोदय, और ये तीसरी ब्रांच है हमारी। लगभग 15-17 जनों की टीम हमारी डूंगरपुर में भी है, 20-25 जनों की टीम हमारी जोधपुर में भी है, और अभी हम यहाँ पे 4 या 5 जने हैं। ये पूरा हमारा सर्वोदय परिवार है, उनमें से एक मैं भी हूँ। बाकी वाले सभी लोगों से थोड़ी जिम्मेदारी मेरी ज़्यादा है। कौन सी फैकल्टी पढ़ाएगी, कौन सी फैकल्टी कितने घंटे पढ़ाएगी, कौन पढ़ाने आएगा, कौन पढ़ाने नहीं आएगा, कितनी फीस रखनी है, ये सारी बातें तय मैं करता हूँ तीनों संस्थानों में, जोधपुर में भी, वहाँ पर भी और आपके यहाँ पर भी। ठीक है, बाकी आप लोगों को जितनी भी क्लासें हम लोग यहाँ पे पढ़ाएंगे, सारी की सारी क्लासें लाइव फ्रॉम क्लासरूम मिलेगी। यदि आप लोग किसी कारणवश एक दिन बीच में नहीं आ पाते तो आपकी क्लास मिस नहीं हो, इसलिए सारे तामझाम जो आप लोग देख रहे हो ये उसके लिए है। मैं आप लोगों के सामने दिखावा करने नहीं आया हूँ, हम लोग टिकने आए हैं यहाँ पे, झंडे गाड़ने आए हैं यहाँ पे, आप लोगों के सिलेक्शन करवाने आए हैं यहाँ पे। आप लोगों को नहीं भटकना पड़े। आप लोगों से जो ज़्यादा फीसें ली जा रही है दूसरी जगहों पे, मैं उससे 2 पैसे कम ही लूँगा, ये बात विश्वास रखना आप लोग मेरा। ठीक है, और पैसे सेकेंडरी चीज़ है, फीसें द्वितीयक चीज़ है मेरे हिसाब से। आजकल के टाइम में ज़्यादा जरूरी है कि आपका साल खराब तो नहीं हुआ, कहीं भर्ती गई तो नहीं, कहीं ऊपर से आगे वाले 2 साल बेरोजगारी के थपेड़े सहने बहुत मुश्किल होते हैं। हम लोग इस विकट परिस्थितियों से आगे आए हैं, वी नो अबाउट वेरी वेल कि कैसा समय गुजरता है लाइब्रेरियों में, कितना मजा आता है पढ़ने में, जीव जोड़े अपनों हैंगरो। समझते हो ना, कैसे मतलब एक तिथि जब पार करके एग्जामिनर कहते हैं कि नहीं 6 महीने बाद एग्जाम होगा, तो एक उस एस्पिरेंट पे क्या बीतती है जो रूम लेके रहता है, लाइब्रेरी में जाके पढ़ता है और खुद खाना बना के खाता है, उसको पता चलता है कि अगले 6 महीने कैसे कटेंगे। हम उस 6 महीने को काट काट के आगे आए हैं।
ठीक है, इसलिए मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें लाइनें कही थी कि ये दरिया तेरा रत्ती भर भी ऐसा नहीं है मुझ पर, ये दरिया तेरा रत्ती भर भी ऐसा नहीं है मुझ पर, मैंने जब जब पानी पिया है इन पहाड़ों का सीना चीर के पिया है। ठीक है, आप सर से मिलो, बात करो, फिर और भी कुछ इंक्वायरी हो तो बताऊंगा। धन्यवाद आप सभी का।
मिल रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को इस चीज़ के लिए धन्यवाद देता हूँ कि जो हम देख रहे हैं कि जो एक गुरु शिष्य परंपरा है, और कहते हैं कि समय के साथ जो है मतलब ये मूल्य जो है वो गिरते जा रहे हैं, बहुत से बदलाव आ गए हैं। पर मैं आप सभी को जब देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि बहुत से चेहरे जो है वो मेरे परिचित हैं और कुछ नए चेहरे भी हैं। तो आप सभी को पहले तो मैं इस चीज़ के लिए जो है बधाई देता हूँ कि हमने एक संदेश दिया आपको कि आपको जो है 3 तारीख को यहाँ उपस्थित होना है, और लगभग जिन जिन बच्चों से बात हुई थी वो सभी बच्चे यहाँ उपस्थित हैं। तो अभी आपने जैसे घंटे भर सर जो है आपसे संविधान के बारे में बात कर रहे थे या और इतिहास विषय पे बात कर रहे थे। आप लोग तैयारी कर भी रहे हैं, विभिन्न अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो आप देखें कि ये चीज़ आपने महसूस की होगी कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। शायद हो सकता है आपकी इस अवस्था तक अभी तक भी आपने महसूस नहीं किया हो सकता है आने वाले समय में महसूस करें। मेरे एक गुरुजी हैं, उनकी अवस्था 90 वर्ष है और अभी उनका 1-2 माह पहले जो है देहावसान हो गया। तो और जब उनका सबसे बड़ी बात ये, जब उनका आखिरी दिन मतलब जिस रात को उनका देहावसान हुआ था, रात को 2 बजे, सुबह भी कुछ विद्यार्थी उनके घर पे जो है 8 बजे पहुंच गए थे क्योंकि नियमित कक्षाएं चल रही थी। और मैं गुरुजी का प्रसंग इसलिए कह रहा हूँ आपसे कि वो यूँ कहते थे कि जब उन्होंने पढ़ाना मतलब जब हम जितनी हमारी अवस्था है उतने वर्ष तो उन्होंने केवल विश्वविद्यालय में पढ़ाया है, और वो ये कहते थे कि अक्सर यूँ कहते थे कि मैं सीख रहा हूँ अभी। मतलब मैंने कई बार उनके मुंह से ये सुना, मैं तो सीख रहा हूँ। मतलब एक हिंदी के एक इतने बड़े मूर्धन्य व्यक्ति जो कई बार यूँ कहते थे कि मैं सीख रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि हम उनके संसर्ग में बहुत रहे, बहुत लंबे समय तक रहे। तो मुझे ये लगा कि वाकई में एक विषय नहीं, मैं मतलब आपको तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक साथ जो है हिस्ट्री भी पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है, मैथ्स रीजनिंग भी पढ़ना है, आपको तो 10-12 तरह के विषय जो हैं वो पढ़ने। मैं यूँ कह रहा हूँ कि एक विषय, और एक विषय में मैं यूँ कह रहा हूँ आपसे कि एक विषय का कोई एक टॉपिक, उसमें कोई व्यक्ति अगर ये कह दे कि मैं इसका मतलब मैं सर्वज्ञ हूँ, मतलब मुझे सब कुछ आता है इसमें, ऐसा शायद कोई कह रहा है, तो मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं वो जो है गलती कर रहे हैं, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, जब हम किसी एक विषय पे बात करेंगे ना तो उसमें भी इतनी बातें होगी। इसीलिए तो हम बात करते हैं कि पाठ्यक्रम क्या है, भाई कितना पढ़ना, जो सिलेबस है। पाठ्यक्रम क्या है? टू द सिलेबस। क्योंकि एक जैसे मैंने लंबे समय से मतलब पिछले 15 वर्षों से मैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जैसे हिंदी विषय पे बात कर रहा हूँ। उसमें भी आप देखें केवल अगर संधि की बात करेंगे ना, केवल संधि, तो उस पर 20 घंटे भी बात हो सकती है, 25 घंटे भी बात हो सकती है, 30 घंटे भी बात हो सकती है। और 1 घंटे में भी उसको मैं एक संक्षिप्त रूप में आपको कि भाई उसको मैं बता सकता हूँ। तो सबसे पहले मेरा आप सभी से ये आग्रह है, हालांकि मैं अभी ये कहने की वो रखता हूँ या नहीं रखता हूँ, पर मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले एक ये करें कि अपने अहम को विगलित करें। सबसे पहला काम अपने को ये करना है कि जो मतलब एक मानव स्वभाव है, हम में अहंकार आ ही जाता है, ठीक है ना। आप अगर यूँ चाहते हैं कि जीवन में बहुत ऊंचाइयों पे जाना है हमको, तो आप सबसे पहले अपना जो अभिमान है, जो अहंकार है, उसको समाप्त करने का प्रयास करें। एक छोटा सा प्रसंग मैं बताता हूँ आपको कि एक बार एक पत्थर जो है, मैं बहुत हल्की फुल्की बातें कर रहा हूँ आज, ठीक है ना, आपसे बहुत सामान्य बात, क्योंकि मोटी मोटी बातें तो सर ने कर ली आपसे, ठीक है ना, और मैं ज़्यादा समय के लिए भी नहीं हूँ यहाँ, एक 15-20 मिनट ही आपके बीच में हूँ। तो एक पत्थर को एक व्यक्ति ने फेंका और इस तरह का एक कांच था,
तो पत्थर क्या है कि उस कांच से अंदर गिरा और एक अच्छी सी कालीन बिछी हुई थी, उस पे जाके वो पत्थर गिरा। तो पत्थर को ये अभिमान हुआ कि मैं मेरी जाति के जो लोग हैं उनसे सर्वश्रेष्ठ हूँ, मतलब वो तो वहाँ बैठे हुए हैं पत्थर और मैं जो है यहाँ कालीन पर बैठा हुआ हूँ। और घर का मालिक आया, पत्थर को हाथ में लिया, वापस जो है उसको फेंक दिया और वापस वो वहीं चला गया जिनके बीच में से वो उठा था। संदेश ये है कि पत्थर को ये लगा कि मेरे में इतनी ताकत है कि मैं वहाँ से जो है चल के ऊपर तक आ गया, जबकि उसको ये पता नहीं है कि वो ताकत उसकी नहीं थी, वो ताकत उस पत्थर को फेंकने वाले पीछे जो इंसान था उसकी ताकत थी। उसकी ताकत से उसने उसको फेंका ना, तब जाके वो आकर के जो है वो उस बढ़िया सी कालीन पे आके बैठ गया। तो हम जो भी काम कर रहे हैं, थोड़ा आध्यात्मिक पक्ष से भी हम सोचें कि हम जो भी काम कर रहे हैं, कोई न कोई ईश्वरीय सत्ता, कोई न कोई ईश्वरीय ताकत जो है वो हमारे पीछे लगी हुई है। और इसी वजह से जो है हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो ताकत जो है वो काम कर रही है। एक बच्चा ऐसा जो 4 महीने बाद परीक्षा है, और एक अभी जैसे बहुत से बच्चे चले भी गए, ठीक है ना, तो क्योंकि बच्चों में क्या है कि एक अलग तरह का मनोविज्ञान काम करता है। जब मैं आपकी तरह इसी, जैसे आप इस टेबल पे था और अब जब यहाँ हूँ, तो क्या है कि एक मनोविज्ञान ये काम करता है कि हमें भी लगता है कि हम सही हैं, हम जो पढ़ रहे हैं वो कंटेंट सही है, हम जो कर रहे हैं वो सही है। कई बार तर्क भी करते हैं कि सर पुस्तक, मेरी वाली पुस्तक गलत कैसे है, आप वाली पुस्तक सही कैसे है, मैं इसका जवाब ये बता रहा हूँ और आप इसका जवाब ये बता रहे, कैसे, ठीक है ना। तो समझें इस चीज़ को कि जो व्यक्ति है ना, किसी विषय का विशेषज्ञ है या किसी विषय को पढ़ा रहा है, कोई 5 साल से पढ़ा रहा है, 10 वर्षों से पढ़ा रहा है, 15 वर्षों से पढ़ा रहा है, 20 वर्षों से पढ़ा रहा है, एक टॉपिक को उसने 100 बार पढ़ा दिया है, 200 बार पढ़ा दिया है, तो चीज़ें निकल के आती हैं अनुभवों से, ठीक है ना। मतलब कई बार तो पढ़ाते पढ़ाते ही जो है और टेक्निक आती है, यार इसको यूँ संक्षिप्त किया जा सकता था, इसको यार इसको इस तरह से और बताया जा सकता था। तो मैं बात करता आपसे कि एक बालक ऐसा जो 4 माह बाद परीक्षा है और एक बुक स्टोर पे गया, एक पुस्तक लाया और एक ही पुस्तक पढ़ा, समझना बात को, ठीक है ना, और किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठा और उसका चयन हो गया। एक बालक ऐसा जिसके पास बहुत से संस्थान के नोट्स हैं, ठीक है, उसके पास परिष्कार के भी नोट्स हैं, कलाम के भी नोट्स हैं, उसके पास स्प्रिंग बोर्ड के भी नोट्स हैं, उसके पास दृष्टि के भी नोट्स हैं, और उसके पास गाइड भी है, 5-6 गाइड भी है, ऑनलाइन वीडियो भी देखता है यूट्यूब पे, ठीक है, और फिर भी उसका चयन नहीं हुआ। ऐसा है, संभव है ऐसा? ऐसा संभव है क्या? ऐसा बिल्कुल संभव है, संभव नहीं बल्कि कई उदाहरण हैं ऐसे। मेरे से कई विद्यार्थी भी हैं। मैं थोड़ा, मेरा कुछ 2-4 लोग नहीं जानते, थोड़ा सा परिचय दे दूं। मैं कपिल श्रीमाली, प्रधानाचार्य लगा हुआ हूँ अभी मोड़ी गोगुंदा ब्लॉक में, और मैं वर्ष 2011 में जो है व्याख्याता भर्ती से, सीधी भर्ती से जो है मेरा चयन हुआ हिंदी विषय से। 2012 में नेट JRF हुआ, 2013 में जो सेट की परीक्षा होती है उसमें मैंने राज्य स्तर पे जो है 8वीं रैंक से वो परीक्षा उत्तीर्ण की। ये केवल मेरा जो इस एकेडमिक में जो परिचय था वो बता रहा हूँ, हालांकि इस परिचय की जो नहीं जानते हैं उनके लिए। बाकी इससे पूर्व मैंने 2019 से लगा करके यहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कुछ कक्षाओं का संचालन किया था, और हमने 2 वर्ष तक उस चीज़ को जो है बहुत अच्छे से, लगभग हमारे पास उस समय 350-400 बच्चे जो है उस समय पढ़ रहे थे। कोविड का समय, मेरा पदस्थापन यहाँ से 60-70 किलोमीटर दूर हो गया, हमने उस चीज़ को एक बार बंद किया। हम एक बार फिर से जो है उसी चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं वहीं से, मतलब समझ ले जो प्रचंड संस्थान हमारा चल रहा था उसी को हम इस सर्वोदय के द्वारा जो है इस मंच से इसको वापस हम आगे शुरू कर रहे हैं। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि एक बच्चा तो वो और एक बच्चा वो, आप में से कोई बता सकता है क्या अंतर रहा होगा? क्या अंतर रहा होगा? ऐसे कई उदाहरण हैं, मैं कह रहा हूँ आपको, समझे? मैं आपसे कह रहा हूँ कि
आप लोग अभी जहाँ से भी जिस भी तरीके से पढ़ रहे हैं, कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, कई अन्य कोचिंग संस्थानों से जुड़े हुए हैं, कुछ नोट्स आपके पास हैं, क्योंकि परीक्षा जो मेरा अनुभव है, पिछले 15 वर्षों का जो मेरा अनुभव है, ये परीक्षा है जो बारीकियां हैं आपकी, बोर्ड बोर्ड ठीक है, प्रतियोगी परीक्षा है बारीकियां। क्या होता है, एक देखना, आपने किसी भी गाइड से कोई एक लेसन पढ़ा और आप खुद परीक्षा में जब बैठते तो आप ये महसूस करते हैं कि यार ये टॉपिक मैंने पढ़ा था। टॉपिक तो छोड़ो, आपको कुछ पंक्तियां भी लगती होगी कि यार ये एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा था, और उसी में से जब प्रश्न आता है ना और विकल्प आपके सामने होते हैं, तब भी हम ये सोचते हैं कि यार इसका ये सही है या ये सही है, ये सही है। क्योंकि कारण क्या है कि हमने जब उस चीज़ को पढ़ा ना, अंतर दोनों बच्चों में ये है कि जिसने एक गाइड पढ़ी ना, उसने उस गाइड को इतना इत्मीनान के साथ, इतना तसल्ली के साथ, यूँ कह सकते हो आप, जो पढ़ा है उसको मतलब इतना अच्छे से पचा लिया है उसने। और एक जो दूसरा जो है वो खूब चीज़ें पढ़ रहा है, एक टॉपिक को 10 बार भी अलग अलग जगह से पढ़ रहा है, पर उसके बावजूद भी जो है, तो प्रतियोगी परीक्षाओं में चयन पाना आपके पढ़ने से ज़्यादा आपके प्रबंधन की परीक्षा है, ये मैनेजमेंट की परीक्षा है। एक बालक 3rd ग्रेड में भी सिलेक्ट हो गया, 2nd ग्रेड में भी सिलेक्ट हो गया, 1st ग्रेड में भी सिलेक्ट हो गया, नेट में भी सिलेक्ट हो गया, और कॉलेज व्याख्याता में भी बन गया। क्यों? एक बच्चे का 5 जगह चयन हो रहा है, और एक बालक ऐसा है जो 5 वर्षों से 5, 7, 10 परीक्षाएं दे चुका है, फिर भी उसका चयन नहीं हुआ है। जैसे देखिए, अब जैसे अभी हम जो एक 15 मिनट का सेशन या एक 20 मिनट का सेशन, कि हम आप आएँ और हम मिलेंगे और हम आगे चर्चा करेंगे, बात करेंगे, मैं नहीं मानता कि ऐसे 15 मिनट में या 20 मिनट में जो है आप यूँ जजमेंट कर लेंगे कि हमें कोचिंग करनी है या नहीं करनी है, या हमें आगे कंटिन्यू करना है नहीं करना। कारण ये कि ऐसा कहते हैं कि एक आदमी में होते हैं 20 आदमी, एक आदमी में होते हैं 20 आदमी, और जानना है उसको तो 10 बार देखो। शायद जूं परतें खुलती है ना, जूं परतें खुलती है, तो हम जान पाते हैं कि वाकई में चीज़ें क्या है, ठीक है ना। और क्योंकि आप यहाँ पढ़ रहे हैं, एक अन्य संस्थान पे एक बच्चा और पढ़ रहा है, एक बच्चा जयपुर भी पढ़ रहा है, एक बच्चा जोधपुर भी पढ़ रहा है, पर आपका सबका जो कंपटीशन है ना, वो राजस्थान स्तर पे है। तो हमें वो स्तर तो वही रखना पड़ेगा। हमें किसी परीक्षा में अगर चयन पाना है, तो क्योंकि आप ये नहीं समझ सकते कि हम एक उदयपुर के एक कोने में कहीं बैठ के पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा सीधा सीधा जो कंपटीशन है वो उन हर बच्चे से है जो कहीं पे भी खुद पढ़ रहा है, किस संस्थान पे पढ़ रहा है। रही बात ये कि सर क्यों हम आपसे ही क्यों जुड़े, ठीक है ना, हम यहीं से क्यों पढ़ें, कई तरह के प्रश्न आते हैं। हमसे इसलिए जुड़े हैं क्योंकि 3-4 बातें आपको सर ने अभी पूर्व में बताई होगी कि मेरी तो ये पीड़ा है, व्यक्तिगत पीड़ा बता रहा हूँ आपको, कि अभी मैं जब देखता हूँ ना, बहुत से लोग वैसे हिंदी विषय के लिए कहते हैं कि गरीब की जोरू है। गरीब की जोरू मतलब हिंदी विषय को इतना हल्के में लेते हैं, ये सोचते हैं कि क्या है सर, हिंदी में तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। मैं आपको बताऊं कि जब हिंदी में सवाल गलत होना शुरू हुए ना, जब बच्चों ने पढ़ना शुरू किया और गलत होने शुरू हुए, तो उनको पता चला कि यार 30 में से सर 30 सही हैं, 50 में से 50 सही हैं सर। हिंदी तो बिल्कुल आसान है, सब सही है। घर आके जब आंसर की में देखते हैं ना, तो पता चला सबसे ज़्यादा गलत जो हो रहे हैं वो लिटरेचर में ही हो रहे हैं। इतने गलत, 50 में से 30 क्वेश्चन गलत, 35 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो विद्यार्थियों की रुचि बढ़ी, और इस कदर रुचि बढ़ी कि यार इसको तो पढ़ना पड़ेगा।
बहुत गहराई से पढ़ना पड़ेगा, मतलब इतनी बारीकियां हैं इसमें। तो ये मैं बात कर रहा हूँ जब पीटीटी में जब केवल पूरे राजस्थान में 4,000 बच्चों का चयन होता था, 2004-05 की बात बता रहा हूँ। उसमें हिंदी के 50 क्वेश्चन आते थे और हर किसी को यूँ था कि हिंदी में तो सब सही सही है, बाकी हमें दूसरे विषय पढ़ना है, हिंदी में ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो जैसे मैं थोड़ा सा आपका भी थोड़ा स्तर क्या है या आप पढ़ रहे हैं, तो मैं कुछ सवाल आपसे जो है मैं कुछ शब्द लिख रहा हूँ, देखना आप क्या हो रहा है सर। केवल 5 शब्द लिख रहा हूँ। आप में से कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि जो भी शब्द लिखे गए हैं वो सारे ठीक हैं? जो मैंने 5 शब्द लिखे हैं, पांचों ठीक हैं? या जो सर आपने 5 शब्द लिखे, पांचों गलत हैं? पांचों ही शब्द गलत हैं? हैं? 4 तो सही हैं, 4 गलत हैं। ठीक है। हाँ, कौन बताएंगे, बताएं देखें। ये शब्द किस तरह से गलत, ये कैसे गलत है? हाँ ठीक है। इसमें श पूरा है, ठीक है। मेरा इस थोड़ा सा अभ्यास इस पे थोड़ा अभी कम है। श पूरा है, ठीक है। इस शब्द में अच्छा, ये नहीं आएगा। ये अब ठीक है। हम्म। इसमें इसमें ब पूरा आएगा। इसमें दोनों जो हैं वो हाँ। हम्म, ठीक है। और ये शब्द अब ये ठीक है। हम्म, ठीक है। हाँ, और प्रज्वलित है। ये शब्द ध्यान रखें, सही है, ठीक है ना। प्र उपसर्ग है और ज्वलित इसमें मूल शब्द है। हालांकि
जिस तरह से आपने बताए हैं पांचों शब्द, इसका मतलब आप लोग मुझे लगता है कि जो अब कक्षा में बैठे हुए हैं ना, जो चले गए हैं वो तो शायद वो या तो उनको यूँ है कि ये चीज़ है कि नहीं हमें तो अब आवश्यकता नहीं है, हमें तो बहुत ज़्यादा आता है। और आप लोग जो बैठे हुए हैं वाकई में आप पढ़ भी रहे हैं। एक छोटे से टेस्ट से ये पता चलता है कि हम तैयारी में हैं, ठीक है ना, अच्छी बात है। स्वर कितने होते हैं हिंदी में? हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11। और व्यंजन? हाँ, और इसमें मैं यूँ कहूँ कि कुल व्यंजन कितने हैं? 52 कुल। हाँ, 44 कुल व्यंजन। 52 क्या है? हिंदी वर्णमाला में 52 की संख्या क्या है? हुँ? समास है? व्यंजन जो है वो कुल कितने हैं? 52 व्यंजन। ध्यान रखें, मैं आपसे अभी जो थोड़ी देर पहले बात कर रहा था ना कि मेरी पीड़ा, सबसे बड़ी पीड़ा तो ये है अभी इन वर्षों में कि हमने हिंदी विषय को बहुत पढ़ाया और अभी बहुत से लोग, ऐसे मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी देख रहा हूँ, ऑफलाइन भी देख रहा हूँ, खूब लोग पढ़ा भी रहे हैं। और अभी जो जैसे आपके इस तरह के जो आ रही है ना 44 और 33 और 52, और इसी तरह से आप जब कोई पुस्तक उठाएंगे ना उसमें भी मतलब इतनी सारी बातें जो है, कहीं संख्या इनकी 65 भी हो रही है, कहीं संख्या इनकी 69 भी हो रही है, कहीं संख्या 44 भी हो रही है, 52 भी हो रही है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हमें एक बार जो है वाकई में मतलब एक मैंने केवल 3-4 छोटे छोटे सवाल किए अभी आपको, और एक टॉपिक है हिंदी का वर्ण विचार करके कि वर्ण कितने हैं, ठीक है ना। स्वर की संख्या ठीक बता, स्वर जो है वो 11 हैं। हालांकि डॉक्टर राघव प्रकाश अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि स्वर की संख्या जो है वो 10 हैं। री अब मूल स्वर नहीं है, ठीक है ना, वो री हो गया है। अब री जो है वो इस तरह से री हो गया है वो, ठीक है, जबकि इसको नहीं मान रहे। ध्यान रखें, आरपीएससी ने जब भी प्रश्न पूछा है हिंदी में स्वर की संख्या के बारे में, स्वर की संख्या, इसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं है कि स्वर की संख्या जो है वो 11 है, ठीक है ना। कारण क्या है देखिए, इस शब्द को कितने बच्चे जानते हैं? नहीं, व्याकरण नहीं, मैंने लिखा है वैयाकरण। वैयाकरण क्या है? हाँ, इधर से एक जवाब आ रहा है, बिल्कुल। क्या है? बिल्कुल, जो व्याकरण के ज्ञाता हैं, कोई भी भाषा है उसका एक निश्चित व्याकरण है, और जो व्याकरण के जो ज्ञाता हैं उनको हम कहते हैं क्या? किसी प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न भी था वैयाकरण को लेकर के कि वैयाकरण क्या है, तो व्याकरण के ज्ञाता। ये ध्यान रखें, किसी सामान्य लोगों के लिए नहीं है, हमारे जैसे और पढ़ाने वाले कोई 10-15 वर्षों से पढ़ाने वाले लोगों के लिए वैयाकरण शब्द नहीं है। इस मतलब विषय के जो बिल्कुल विशेषज्ञ, जो बहुत ही किशोरीदास वाजपेयी जैसे लोग जो हैं, ठीक है ना, ऐसे लोगों के लिए शब्द का प्रयोग होता है वैयाकरण। कामता प्रसाद गुरु डॉक्टर, उनके लिए प्रयोग होता है वैयाकरण। मैं ये कह रहा हूँ कि जब क्या करते हैं, मैं आपसे कोई नई बात करूंगा ना तो आप मेरे में रुचि लेंगे। जैसे मैं कह दूं कि स्वर की संख्या अब 5 है, तो आप मतलब पूरा एक तहलका मच जाएगा, मतलब यार ये एक नई बात कि स्वर की संख्या 10 नहीं, 11 नहीं, 5 है। तो मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी क्या करते हैं कि कई बार भाषा में अपनी ओर से जो यूँ स्वयं वैयाकरण बन के कुछ जो छोटा मोटा बदलाव करते हैं कि स्वर की संख्या जो है अब इतनी नहीं है, इतनी है, या व्यंजनों की संख्या जो है अब इतनी नहीं है, तो क्या होता है कि वो ये सोचते हैं कि विद्यार्थी उसमें रुचि लेंगे और स्टूडेंट उस बात को जो है कुछ नयापन उनको लगेगा। पर भाषा के साथ इस तरह की छेड़छाड़ जो है वो नहीं की जाती है।
ध्यान रखें, आरपीएससी ने जब भी प्रश्न पूछा है स्वर की संख्या को लेके पूछा है, इसमें कोई संदेह नहीं कि स्वर की संख्या जो है हिंदी में 11 है। ध्यान रखें, व्यंजन की जो संख्या है वो व्यंजन की संख्या, अब मैंने अभी कहा ना बारीकियों वाली जो बात है। एक प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। एक प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। एक प्रश्न है, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। देखिए 3 प्रश्न हैं। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई और अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। इन तीनों के उत्तर कोई बताएगा? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण बता रहे हैं, लिखित इकाई वर्ण, मौखिक क्या है? अर्थ के आधार पर शब्द। बिल्कुल, देखिए आप में से जवाब आ रहे हैं। अब इन तीनों प्रश्नों से आप ये देखो कि मैं जो अभी थोड़ी देर पहले जो बात कर रहा था ना कि हम पढ़ तो रहे हैं, थोड़ा सा बदलाव होता है ना प्रश्न में, कितना बदलाव, कितना सा एक थोड़ा सा उस भाषा में हल्का सा बदलाव है और आपका विकल्प जो है वो बदल रहा है। कंटेंट कम हो, कम कंटेंट हो, उस कम कंटेंट को आपने कितना व्यवस्थित तरीके से, क्या हर जो पंक्ति हम पढ़ रहे हैं उसको हमने कितना सावधानी से पढ़ा, इस बात की परीक्षा है प्रतियोगी परीक्षा में। फिर कह रहा हूं आपसे, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, ज्ञान तो बहुत है। टू दी सिलेबस क्या अपने पाठ्यक्रम में है, और उस पाठ्यक्रम में भी जो चीज़ें हैं उनको बहुत व्यवस्थित तरीके से पढ़ लेना और चयन पा लेना और अपना जीवन अच्छे से सुंदर तरीके से चलाना, ठीक है ना। ये एक मेन चीज़ है। बाकी उसके बाद आपको किस चीज़ में गहराई से पढ़ना है, विस्तार से पढ़ना है, बहुत उसमें आपको महारत हासिल करनी, वो बात की विषय है। बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। भाषा की सबसे छोटी जो मौखिक इकाई है उसको हम कहते हैं ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। और भाषा की सबसे छोटी जो लिखित इकाई है उसको हम कहते हैं वर्ण। और अर्थ के आधार पे इसका ध्वनि का और वर्ण का कोई अर्थ नहीं है। भाई हम लिख रहे हैं क च ट त प य र ल व, ये अपने आप में क्या है, ये जो है मतलब कोई इसका कोई मीनिंग नहीं है। पर जब ये मिलते हैं, भाई हमने कहा क, फिर हमने कहा म और ये ल, अब इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका कोई मीनिंग, पर जब तीनों को अब मिला देंगे तो क्या बना, शब्द बना। तो प्रश्न क्या था, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, शब्द है। और मौखिक और लिखित में भी कितना सा, मतलब जब मैं केवल उच्चरित रूप कह रहा हूं उसका, जब मैं बोल रहा हूं अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ, जब मैं मौखिक रूप से बोल रहा हूं तो इसको हम कह रहे हैं ध्वनि। और ध्वनि भी ध्यान रखें, ध्वनि यूं तो कई तरह की साउंड है, कई तरह की, पंखे की वाली ध्वनि और यहाँ से आने वाली ध्वनि, और पर इसमें भी एक शब्द जुड़ता है सार्थक, जब उसका कोई अर्थ होता है, जो अर्थवान होती है, उसका कोई मीनिंग होता है, तो उसको हम कहते हैं शब्द। तो यहीं पे देखिए, भाषा की सबसे छोटी मौखिक, भाषा की सबसे छोटी लिखित, अर्थ के आधार पर सबसे छोटी। तो और हमने बात की 11 हैं। व्यंजन ध्यान रखें कितने हैं, 33 हैं। और इन दोनों को मिलाएंगे संख्या कितनी हो जाएगी, हाँ। और ये जो संख्या आ रही है 33 कैसे, और ध्यान रखें वर्गों, 5 वर्ग हैं, क च ट त प, क च ट त प, 25 य र ल व, 25 और 4 29, श श श ह 29 और 4 33। मूल व्यंजन, अब यहाँ देखिए प्रश्न में ये कह रहा था आपसे, प्रश्न आया कि हिंदी में मूल व्यंजन और हिंदी में कुल व्यंजन।
केवल मूल और कुल शब्द का अंतर होगा और आपका विकल्प बदल जाएगा, प्रश्न की प्रकृति बदल जाएगी। मूल हिंदी वर्णमाला में मूल 33, क च ट त प 5 वर्ग, यर लव श श श। अब इसमें और जुड़ते हैं 4 संयुक्त, श्र, त्र, ज्ञ और श्र। ये 4 जुड़ेंगे 33 और 4 37। 37 में 2 और जुड़ते हैं, कौन से? एक तो ड ढ अलग हैं, एक ड़ और ड़, ये ध्वनियां अलग हैं। तो ये संख्या हो जाती कितनी? 39 है। तो ये 52 कैसे आ रहा है? ध्यान रखें, 39 और 11 50, और फिर 2 ध्वनियां और आती हैं, अनुस्वार और विसर्ग, तो संख्या होती है 52। तो यहाँ प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या, तो क्या होगा? 52। ठीक है, देखिए अपने पास समय की अभी सीमा है। मैंने अभी सामान्य सी बात की जो बहुत ही एक मतलब आई आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, पर ध्यान रखें हिंदी में स्वर 11 हैं, हिंदी में मूल व्यंजन 33 हैं, हिंदी में कुल व्यंजन 39 हैं, ये ठीक है शब्द? हाँ, कई बार क्या है कि ध्यान रखें, अब हम जैसे इतना नकली खा चुके हैं कि इतनी नकली चीज़ें देख चुके हैं कि हमें जो मतलब कोई असली चीज़ जो है ना, तो वो अब हमें लगता है कि ये गलत है। ठीक है ना भाई, हम अब कोई 39 बोलेगा तो हम हंस देंगे कि यार कितना इनका जो उच्चारण है वो कैसा है, 39 बोल रहे हैं। ठीक है ना, ध्यान रखें ये बिल्कुल मानक उच्चारण जो है। अभी सर जैसे आपकी क्लास ले रहे थे, मैं सुन रहा था कि जैसे 69 या इस तरह के कई, हालांकि उनका विषय अलग है, पर मानक में हम 1 से 100 तक अंकों को जब बोलते हैं, और इस पर प्रश्न भी आए कई प्रतियोगी परीक्षाओं में कि किसका उच्चारण जो है वो क्या है, या सही है या वो गलत। ध्यान रखिए 39 जो मैं कह रहा हूँ वो मानक दृष्टि से बिल्कुल ठीक है। तो 39 और 11 स्वर, 39 व्यंजन 50, और 2 इसमें अयोग हुआ जुड़ते हैं, एक अनुस्वार और एक विसर्ग, और संख्या हो जाती है 52। बिल्कुल यही जो है अभी जो मैंने बताया ना आपको, और ये चीज़ें ध्यान रखें, कोई पुस्तकों से जब आप पढ़ रहे हैं बिल्कुल अलग अलग चीज़ें आपको वहाँ मिलेगी, किसी और प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं बिल्कुल अलग अलग चीज़ें मिलेगी, पर एक लंबे अनुभव के बाद, बहुत से लोगों से चर्चा करने के बाद या खुद पढ़ने के बाद, तो जो चीज़ें निकल के आती है कि हाँ यार सही क्या है ना, क्या चीज़ जो है मतलब वो सही है परीक्षाओं में प्रश्न की दृष्टि से भी और बाकी भी जो है। तो ये तो एक सामान्य बात करें, हम इसी तरह से जब जो हम टॉपिक पे बात करते हैं, संधि पे बात करते हैं, समास पे बात करते हैं, उपसर्ग पे बात करते हैं, प्रत्यय पे बात करते हैं। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय के प्रकार कितने हैं? हाँ, कौन कौन से हैं? हाँ बिल्कुल, जवाब आ रहे हैं, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय बता सकते हैं? कृत प्रत्यय में क्या होता है? ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आता है तो बहुत अच्छा है, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। समझें अभी अपने पास बहुत समय है, मैं तो केवल इतनी से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग जो है अपने अहम को विगलित करें। अपने अहम को विगलित करेंगे आप बहुत ऊंचाइयों पे जाएंगे, और आप ये नहीं सोचें कि मैं सर्वज्ञ हूँ, मुझे सब कुछ आता है। हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की, बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है, और इसीलिए हम जो है यहाँ एक प्लेटफॉर्म लेके आए हैं कि हमारे इस क्षेत्र के जो बच्चे हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनका भी सीधा सीधा उनका जो कंपटीशन है वो पूरे प्रदेश स्तर पर है, और हम उनको बेहतर से बेहतरीन दे सकें मतलब। और हमने ये वैसे करके दिखाया है। पिछले 10 वर्षों में सैकड़ों विद्यार्थी ऐसे मिलेंगे जो हमसे पढ़े हैं, और वो कहीं न कहीं अच्छे पदों पे जो है वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो अभी तो हो सकता है, मैं तो कह रहा हूँ, मुझे तो ऐसा बच्चा चाहिए जो बिल्कुल ब्लैंक हो, बिल्कुल खाली हो।
उसने बहुत सी चीज़ें अपने अंदर भरी हुई नहीं हो, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जब उसने अपने अंदर भरी हुई है फिर वो तर्क वितर्क करता है, ठीक है ना, कि सर यही सही कैसे है, आप कह रहे हो वही सही क्यों है, ठीक है ना, हमने तो ये पढ़ा है ये सही है। मुझे चाहिए बिल्कुल ब्लैंक, बिल्कुल खाली दिमाग वाले, जो जो पूरी मानसिकता के साथ, पूरे मनोयोग के साथ हमसे जुड़ सकें, और वो हम उनको जो है केवल ज़्यादा नहीं, अब जैसे हम शब्द शुद्धि की बात करते हैं, शब्द वही है 50 शब्द, कोई बहुत ज़्यादा शब्द नहीं है, वही परीक्षाओं में प्रज्वलित, उज्ज्वल, श्रृंगार, श्रृंखला, जिन शब्दों में कृत, कृत्य, वो शब्द आप जब आप निकाल लेंगे ना तो वो शब्द मुश्किल से जो है, जैसे एक शब्द है और कौन सा शब्द शुद्ध है इसमें, मानवीयकरण, ठीक है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसको देखना आप, ठीक है ना, कि मानवीकरण ठीक है, मानवीकरण मतलब इससे ये तो पता चला होगा कि जवाब जैसे इधर से 2-3 लोगों के आ रहे हैं, इधर से 2-3 लोगों के आ रहे हैं, तो अब आपको ये तो पता चला होगा कि यार वाकई में चीज़ें बहुत सी हैं जो हम लाइब्रेरी में भले 6 महीने से पढ़ रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, या साल भर से पढ़ रहे हैं, पर शायद क्लासरूम में आने के बाद जो है बहुत से ऐसे सवाल है, बहुत से ऐसे प्रश्न हैं, तो बस अंतिम आपको यही कह रहा हूँ कि आप लोग ज़्यादा नहीं, 50 घंटे की क्लास हो जाएगी, जब एक बार हिंदी विषय की जब आप 50 घंटे की अपनी क्लास हो जाएगी, आपका आत्मविश्वास अंदर से ये होगा कि सर बिल्कुल हमने पढ़ लिया है, बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, और मैं तो आपका आत्मविश्वास इस स्तर का चाह रहा हूँ, मैं तो मेरे जितने विद्यार्थियों को ये कहता हूँ, अब देखिए अब सामान्य बच्चे नहीं चलेंगे, हमें चाहिए जुनून वाले बच्चे, ठीक है ना, बच्चे ऐसे चाहिए जो कंपटीशन में मतलब बहुत जुनून के साथ लग रहे हैं, बहुत जुनून के साथ पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अब ऐसे होगा नहीं कि आप 2 घंटे पढ़ लेंगे, 3 घंटे पढ़ लेंगे, 5 घंटे नौकरी कर लेंगे, दूसरा कुछ काम कर लेंगे, टाइम पास और कर लेंगे हम सब चीज़ें, ऐसे चीज़ें हो नहीं पाएगी। अपने को एक बार 4-6 महीने 8 महीने आप समय निकालें, और हमारे मेवाड़ में ट्रेंड है वैसे कि हम क्या, जब वैकेंसी एडवर्टाइज होती है ना, उसके बाद अपन सोचते हैं यार अब वैकेंसी निकली है, अब किताब लानी है, अब अपने को पढ़ना है। मैं कह रहा हूँ 3 बड़ी वैकेंसी आने वाली है, अभी रीट 3rd ग्रेड की भी चर्चा चल रही है, अभी 2nd ग्रेड की भी चर्चा है, अभी 1st ग्रेड की भी चर्चा है, अभी हमारे विद्यालयों में बहुत से वाइस प्रिंसिपल बना दिए हैं लेक्चरर्स को, एक बहुत बड़ी भर्ती लेक्चरर्स की आने वाली है, अभी 9000 2nd ग्रेड की चर्चा भी चल रही है, और साथ साथ 34,000 के आसपास। और अब ध्यान रखें, जब भी वैकेंसी, मैं 2010 से अभी तक देख रहा हूँ कि जब भी वैकेंसी आई है साइमल्टेनियसली आई है, जब नहीं है वैकेंसी नहीं है तब तीनों है। तो आपको अब ये चयन करने की भी आवश्यकता है कि मुझे पढ़ना है तो यही पढ़ना है और इस चीज़ को टारगेट करना है। बहुत विरले लोग होते हैं जो 2-3 महीने का गैप होता है तो वो 2nd ग्रेड भी कर लेते हैं और रीट की तैयारी भी कर लेते हैं, सफल भी हो जाते हैं। तो बिल्कुल हमें एक सही डायरेक्शन में और बिल्कुल एक सही दिशा में जो है वो काम करने की आवश्यकता है। अब अभी हम इतनी संक्षिप्त समय में शायद बहुत सी बातें नहीं कर पाए। जो हम एक एक घंटा पढ़ेंगे, आप आएंगे, जुड़ेंगे, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोगों का विश्वास जो है, मतलब आपका जो आत्मविश्वास जो है बढ़ेगा, मतलब, और आपको लगेगा कि यार नहीं यार वाकई में मज़ा आया, ठीक है ना। और बहुत सी तरह की परिस्थितियाँ भी होगी, बहुत सी तरह की आपकी, कोई दूर से भी आ रहे होंगे, गोगुंदा से भी आ रहे हैं, कुछ 1-2 बच्चे मेरे कोटड़ा वाले भी मैं देख रहा हूँ। तो आपको कैसे क्या मैनेज करेंगे, कौन सा टाइम आपको सूटेबल हो रहा है, मॉर्निंग का बेच लेना है कि इवनिंग का लेना है, कि यहाँ रहने के हिसाब से एक अप डाउन कर रहे हैं, तो ऐसी बहुत सी क्वेरीज आपकी होगी। वो हम बैठेंगे आराम से ऑफिस में बात करेंगे, आपकी जो समस्या होगी उन पे भी अपन विस्तार से बात करेंगे, ठीक है ना। धन्यवाद।